नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई और एग्जिट पोल के नतीजे भी अब देश के सामने हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल क्या होगा, एग्जिट नतीजे क्या होंगे, उसके लिए फिलहाल हमें 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल तमाम टेलीविजन चैनल्स और तमाम जो एजेंसीज हैं, तमाम सेफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो एग्जिट पोल के नतीजे अब से कुछ देर पहले घोषित किए, उन सभी एग्जिट पोल में 2 बातें बड़ी कॉमन हैं। नंबर 1, एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाते दिख रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक बार फिर से देश की कमान संभालने जा रहे हैं। और दूसरा फैक्टर जो इन एग्जिट पोल में रहा, जो सब जगह कॉमन है, क्योंकि मैं कॉमन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम एग्जिट पोल में सीटों का जो कुल मिलाकर अनुमान है, सीटों का जो गणित है, उसमें वेरिएशन जरूर हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 चीजें कॉमन हैं। एक, बीजेपी और एनडीए एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं, और दूसरा कॉमन फैक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी वेव इस देश में आज भी नहीं है 10 साल का शासन करने के बाद। हालांकि हम लोग यानी डीडी न्यूज एग्जिट पोल नहीं करता है, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उनका तमाम निचोड़ हम आपको अगले 2 घंटे में दिखाएंगे। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, मेरे साथ इन हाउस हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संपादक हैं इस पूरे एग्जिट पोल पर चर्चा करने के लिए। हम आपको आंकड़े भी लगातार दिखाएंगे और इन एग्जिट पोल के निचोड़ भी आपको बताएंगे, और मेरे साथ साथ एक खास मेहमान भी रहेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस पोल्स ऑफ पोल की, और इसमें हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे क्या नतीजे रहे इन चुनाव के, इन एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे साथ इस शो में एक खास मेहमान है, प्रदीप भंडारी मेरे साथ है। प्रदीप भंडारी जन की बात जो है उसके फाउंडर हैं, और प्रदीप भंडारी ने कुल मिलाकर अब तक 40 जो चुनाव हैं उनका आकलन किया है, उनके एग्जिट पोल किए हैं, और 40 में से 37 नतीजे बिल्कुल सही रहे हैं, ऑन द डॉट रहे हैं। और 2019 का लोकसभा चुनाव भी प्रदीप भंडारी ने जो प्रिडिक्ट किया था वही नतीजे रहे। तो प्रदीप, इस बार जो एग्जिट पोल, आपने तमाम एग्जिट पोल देखेंगे, मैं सिर्फ जन की बात की नहीं कर रहा, कुल मिलाकर बड़ी बात क्या है, बड़ी बात, इससे पहले हम आंकड़े देखें, बड़ा फैक्टर क्या है? अशोक जी, पहले तो आपके साथ देश के नंबर 1 शो दो टूक पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी पिक्चर अशोक जी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा बहुमत के साथ आते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म के अंदर भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का पूरा चुनाव एम फैक्टर के ऊपर आधारित है, महिला फैक्टर के ऊपर आधारित है, जहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, जिसके बारे में लोग बड़े कम बात कर रहे हैं। क्योंकि जहां महिला वोट करती है वही व्यक्ति चुनाव के अंदर जीतता है, और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोट है और अर्बन इलाकों के अंदर भी है। तो यानी एक फैक्टर जो एक एम वो नरेंद्र मोदी का एम, और एक महिला फैक्टर एम, ये 2 फैक्टर जो है इन्होंने इस चुनाव को डोमिनेट किया। और जल्दी से आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखा देते हैं। इस वक्त जो हमारे पास तमाम एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके अनुसार देखिए, रिपब्लिक टीवी और पी मार्क का जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि 353 से 368 जो बीजेपी और एनडीए है वो 353 से 368 सीटें ले रही है। जो इंडी गठबंधन है वो 118 से 133 पर सिमट रहा है। अदर्स के खाते में 43 से 48 सीटें, यानी एनडीए पिछली बार से ज्यादा सीटें 353 से 368 सीटें ले रहा है। एक बार बड़ी जीत फिर मिल रही है रिपब्लिक टीवी के अनुसार। न्यूज एक्स का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है? न्यूज एक्स का एग्जिट पोल कहता है 371 सीटें एनडीए जीत रही है। बहुत आप देखेंगे तो लगभग सबके आंकड़े एक जैसे हैं, और जब सबके आंकड़े एक जैसे होते हैं तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर जो है वो कम से कम होता है। इस बात को समझिएगा। अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो 125 और अदर्स के खाते में 47। जन की बात, प्रदीप भंडारी का जो एग्जिट पोल था उसके अनुसार 362 सीटें बीजेपी, 362 से 392 सीटें जो जन की बात का एग्जिट पोल है, प्रदीप भंडारी का एग्जिट पोल है, वो एनडीए को देता है। और इंडिया के खाते में यानी इंडिया अलायंस के खाते में 141 से 146 सीटें, 10 से 20 सीटें अदर्स के खाते में। और रिपब्लिक भारत मार्टिज का जो आप हमारे पास जो एग्जिट पोल है वो 359 सीटें दे रहा है बीजेपी और एनडीए को, 154 सीटें इंडी गठबंधन को, 30 अदर्स के खाते में। कुछ और एग्जिट पोल है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा डी डायनामिक्स का एग्जिट पोल देख लीजिए। इंडी गठबंधन 371 सीटें, इंडी अलायंस जो है, इंडिया एनडीए माफ कीजिएगा, एनडीए बीजेपी गठबंधन 371, इंडी गठबंधन 125, अदर्स के खाते में 47। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल क्या कहता है?
बीजेपी एनडीए 285 से 350 और इंडिया गठबंधन 145 से 201, 33 से 49 सीटें जो है अदर्स के खाते में। न्यूज नेशन का जो एग्जिट पोल है वो क्या दिखा रहा है? न्यूज नेशन का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी एनडीए 342 से 378 और इंडिया अलायंस 153 से 169, 12 से 32 सीटें जो हैं अदर्स के खाते में। सी वोटर का एग्जिट पोल देख लीजिए, बीजेपी एनडीए 353 से 383, 152 से 182 सीटें इंडी गठबंधन के खाते में और 12 सीटें अदर्स के खाते में। तो ये एग्जिट पोल है। मैं प्रदीप आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, आपने लगभग बीजेपी और एनडीए को 400 के आसपास पहुंचा दिया है। क्या वास्तव में जमीन पर ऐसा दिखता है? देखिए, जमीन पर अगर आप मीडियन देखेंगे अशोक जी, तो मीडियन एनडीए का 370 के अराउंड आ रहा है और अगर बीजेपी का मीडियन देखेंगे तो 320 के अराउंड आ रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो एक्सपेंशन के स्टेट्स है, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, यहां बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग गेन करते हुए दिख रही है और जहां पिछली बार पीक करी थी वहां से नीचे नहीं जाती हुई दिख रही है। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर स्वीप हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर स्वीप हो रहा है, तो सिर्फ जो जहां से घट सकती है सीटें वो हरियाणा राजस्थान ये जो सीटें हैं यहां पे जो है थोड़ी सी घटत हो सकती है और कर्नाटका में जो है कम हो सकती है, पर वो कम ऐसा नहीं है कि 25 सीट 30 सीट कम हो रही है। तो इन नेट अगर आप देखेंगे तो इन नेट अशोक जी आप ये पाएंगे कि ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर सभी एग्जिट पोल आप देखेंगे, एक तो पूर्ण बहुमत कह रही है, हम ये कह रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा सीट आएगी अशोक जी। और इसके बड़ा फैक्टर वापस से कह रहा हूं, 50% इलेक्टोरेट अशोक जी महिला वोट है और ग्रामीण इलाकों में वो वेलफेयर के आधार पर। एक बड़ी बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश में जैसे बीएसपी का वोट कम हो रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और एससी वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये बड़ी बात है अशोक जी। जंग की बात का जो एग्जिट पोल है, जो जैसे मैंने बताया प्रदीप ने जो एग्जिट पोल किया, उसका भी आप देख लीजिए उसके नतीजे क्या कहते हैं। ये हम क्षेत्रीय आधार पर बात कर रहे हैं और साथ साथ मध्य भारत में 40 सीटें हैं और अगर बीजेपी की बात करेंगे मध्य भारत में बीजेपी 39 से 40 और कांग्रेस जो है वो ये बड़ी जल्दी जल्दी आंकड़ा बदल रहा है। ये मैं आपको इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के ऊपर अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश का भी, प्रदीप मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्षेत्रवार जो है कौन सा ऐसा रीजन है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा डोमिनेट करती फायदे में, जहां से सीट्स ले रही है, और कौन सा एरिया है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा नुकसान में जाती है? देखिए, सबसे ज्यादा फायदा अशोक जी जहां से हो रहा है वो ईस्ट से हो रहा है। उड़ीसा और बंगाल ये दो राज्य हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। बंगाल के अंदर 4 सीट मिनिमम बीजेपी जीत सकती है और उड़ीसा में 2019 से ज्यादा और उड़ीसा के अंदर जहां 8 सीट आई थी या 14 से ज्यादा आ सकती है। तो इन दोनों स्टेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो कम से कम 12 से 15 सीटों का फायदा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। जहां नुकसान हो सकता है वो कर्नाटक का एक राज्य है जहां से 4 से 5 सीट का नुकसान हो सकता है और एक राजस्थान है जहां से 2 से 3 सीट और हरियाणा है जहां से 2 से 3 सीट का नुकसान हो सकता है। पर इनको हटा दूं, उसके अलावा कहीं बड़ा नुकसान नहीं देख रहा। साउथ के अंदर अशोक जी तेलंगाना एक राज्य है जहां पे बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। सबसे बड़ी बात दिख रही है। सबसे 6 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी। दक्षिण भारत जो है वो एक नई तस्वीर देश के सामने रख रहा है। जहां अब तक कहते थे कि बीजेपी दक्षिण में कमजोर है, तमिलनाडु में उसका कोई आधार नहीं है, वहीं पर अगर तमिलनाडु की बात करेंगे बीजेपी के वोट शेयर में बहुत बड़ा इजाफा है। इसके अलावा जैसा बताया तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इन दक्षिण के तमाम राज्यों में बीजेपी बहुत अच्छा अशोक जी जो नॉर्थ वर्सेस जी अशोक जी नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड की जो बात है वो नहीं चल रहा। मैं इसलिए बताऊंगा, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने एनडीए को चंद्रबाबू नायडू को अलायंस किया और जब भी अलायंस होता है बीजेपी की सीट होती है तो वहां पे 2 सीट आ रही, कांग्रेस की 0। कर्नाटका बीजेपी डोमिनेटिंग पोजीशन में, कांग्रेस से ज्यादा सीट ला रही है। तेलंगाना जब हमने पहले भी पोल किया था, जितना बीआरएस का वोटर है उसने बोला था मोदी को ही वोट डालेंगे लोकसभा में। तो तीसरा राज्य जहां बीजेपी की सीट ज्यादा आ रही है। तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ रहा है, सीटों का आंकड़ा भी खुल सकता है। तो 2% वोट शेयर से 15% क्रॉस कर रही है। तो 5 में से 4 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की बढ़त कांग्रेस से ज्यादा है और 3 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सीट कांग्रेस से ज्यादा है। तो अगर आप टोटल साउथ की सीट देखेंगे तो बीजेपी कांग्रेस की लगभग बराबर है। केरला के अलावा कोई दूसरा राज्य जिसमें कांग्रेस की डोमिनेशन बीजेपी से नहीं दिख रही। हम ओवरऑल जन की बात का ओवरऑल वोट शेयर भी है, लेकिन प्रदीप इससे पहले हम वोट शेयर पर है, हम एक बार चलते हैं और हमारे जो तमाम मेहमान हैं उनका भी एक बार जरूर रिएक्शन ले लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं इस एग्जिट पोल को लेकर के उनका क्या मत है। तो प्रदीप और मैं लगातार आपको अगले 2 घंटे तक ये जो एग्जिट पोल आ रहा है इनके हम आपको रुझान, परिणाम जो भी है सब आपको बताएंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, मैं आपको ये बता दूं मेरे साथ जो पैनल में है, मेरे साथ निखिल जैन है। इधर से अगर मैं परिचय दूं, निखिल जैन
राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं ज्यादातर क्या हमेशा ही कांग्रेस। युवराज पोखरना है मेरे साथ। युवराज पोखरना जो है वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और युवराज पोखरना यू गुजरात के हैं। और अगर मैं पश्चिम भारत की बात करूं जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो उन सब पर, राजस्थान को भी ले सकते हैं, वहां की राजनीति पर इनकी जो है खासी पकड़ है युवराज की। मेरे साथ किशोर थूपति हैं, दक्षिण की राजनीति और वहां के आंकड़े अपने टिप्स पे लेकर घूमते हैं जो किशोर थूपति, और आज के नहीं बल्कि आज के 15-20 साल पहले के भी आंकड़े जो है इनके टिप्स पर हैं दक्षिण भारत के। तो किशोर थूपति हमें दक्षिण भारत की तस्वीर बताएंगे, जो बीजेपी वहां पर एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है उसके बारे में बताएंगे। और मेरे साथ अकुल श्रीवास्तव हैं, संपादक हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के, वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ। इसके अलावा बीजेपी से हैं जो है, मैं आपको परिचय करवाऊंगा बीजेपी से। पहले अवधेश जी का मैं परिचय करवा दूं। अवधेश जी मेरे साथ है, वरिष्ठ, हाँ धनंजय गिरी जी। मैं पहले राजनीतिक विश्लेषकों का, फिर उसके बाद धनंजय गिरी जी के पास आता हूं। धनंजय गिरी बीजेपी से और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। इससे पहले मैं इस पर रिएक्शन लूं, मैं आपको यह भी बता दूं मेरे साथ मेरा इन हाउस पैनल भी है। हमारे तमाम वो संपादक, हमारे रिपोर्टर्स जो इन चुनाव पर बहुत करीब से नजर रखे हुए थे, वो भी मेरे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे। एक एक करके मैं परिचय कर रहा हूं। मेरे साथ अतुल हैं। अतुल जो है हमारे रिसर्च टीम को देखते हैं और लगातार जो आंकड़े हैं वो सारे आंकड़ों को कलेक्ट कर रहे थे। मेरे साथ इसके अलावा जो है विनोद मिश्र हैं, हमारे संपादक हैं डीडी न्यूज के और तमाम राजनीतिक विश्लेषण करने में इनको महारत हासिल है। ऋषि कुमार है, हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने दक्षिण पर और इसके अलावा कई राज्यों में जमीनी जो राजनीति थी उसको बहुत करीब से देखा। राजेश राज हैं, 40 दिन तक बिहार में थे, बिहार जहां से कुछ कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, तो वो भी बताएंगे। सबसे पहले मैं विनोद मिश्र आपसे, मैं इससे पहले मैं मेहमानों के पास जाऊं, ये जो पूरे एग्जिट पोल के जो हमारे सामने जो रुझान दिख रहे हैं, नतीजे दिख रहे हैं, आप मोटे तौर पर इससे सहमत है क्या? अशोक जी, अगर मैं अपने साथ इसको लूं तो हम लोग जिस दौर में कंपटीशन की तैयारी करते थे तो पता होता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी रिजल्ट देखने जाते थे। तो ओवरऑल अगर आप कह रहे हैं कि हम सबको पता था यही नतीजा आने वाला है। यस, तो हम लोग ये बात पक्का पता होता था कि तैयारी कैसी है हमारी और हम कैसे रिजल्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट दिन का इंतजार ऐसा होता था कि सुबह सुबह जाके रिजल्ट देखते थे। तो पूरे अगर सिनेरियो को देखें, ये 75 दिन के चुनाव में क्या इस बात को हम लोग कहीं से भी एक पॉइंट दे सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने वाकई में जीतने के लिए चुनाव लड़ा है? क्या हम इस बात को कांग्रेस को क्रेडिट दे सकते हैं कि उसने एक चुनाव को एक मजबूत फाइट देने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ में लड़ा है? तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको लगता है कि वो एक हारे हुए गेम पहले दिन से तय कर रहे थे। तो जितने भी चीजें वो चुनाव में बना रहे थे उनको लग रहा था, वो पहले दिन से ये मान लिए थे। आप चुनाव में इलेक्शन का देखिए, इंदौर से लेके और बाकी जगह सूरत से लेके, जब इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो आप इससे एक वेव समझ सकते हैं जिस वेव को हम लोग नहीं। मैं आऊंगा, लेकिन आपने जो कहा ये ठीक है कि शुरू में इंडी गठबंधन जो है पूरी तरह से बिखरा हुआ दिख रहा था, फोकस नहीं दिख रहा था, लेकिन आज ही जो है चुनाव पूरे होने के बाद इंडी गठबंधन की तरफ से आज यह ऐलान किया गया कि हम 295 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी उसके बाद ऐलान किया। लेकिन शुरुआत मैं यहां पर कर रहा हूं, मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं, धनंजय गिरी। धनंजय गिरी, आपको लग रहा है कि यह जो पूरा आंकड़ा है, क्योंकि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो है, लेकिन मुझे लगता है अगर यह आंकड़ा भी आया तो मॉरल विक्ट्री आपकी शायद नहीं होगी, विपक्ष आपको मॉरल विक्ट्री नहीं देगा, क्योंकि आप लोग पहले दिन से कह रहे थे अब की बार 400 पार। नहीं अशोक जी, देखिए एग्जिट पोल से बेहतर एग्जिट पोल जो है उसकी हम उम्मीद करते हैं और सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में भी हाथ सरदारी नहीं आती। हम जनता के साथ किए गए कार्यों के ऊपर अपने आप को कह रहे हैं कि 400 पार। हमने कब मना किया है? लोकतंत्र है, विपक्ष का अगर ताकत ही तो कह देता 500 पार। किसने मना किया था? लेकिन 50 पार कहने की भी स्थिति में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि नेशन की नैया के खेवैया नरेंद्र मोदी नेशन को जिस नीत निरंतर नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं, नेशन का गांव, गरीब, किसान, नौजवान, एक एक व्यक्ति उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। आप कह रहे थे महिला, गरीब, युवा, सबको उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए कोई किताबी बात नहीं हुई, जीवन का भोगा हुआ यथार्थ है। जीवन को पल पल छिन छिन उन्होंने जिया है। लेकिन आप धनंजय जी, मैं फिर वो कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा सीटें आ सकती हैं। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। प्रदीप, तमाम जो एग्जिट पोल है उनमें एक मार्जिन ऑफ एरर रहता है। ये सभी जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त के साथ
350 से ऊपर एनडीए। लेकिन क्या बीजेपी ने जो कहा था, क्या आपको लगता है मार्जिन ऑफ एरर ऐसा हो जाता है, हो सकता है कि बीजेपी 400 तक पहुंच जाए? कोई अंडर करंट हो सकता है? देखिए, अंडर करंट तो है, पर ये मैं कह रहा हूं अशोक जी, मुश्किल है। पर क्या होता है, जब भी कोई चुनाव में अपस्विंग होता है ना, तो अपस्विंग कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ सीट आप सोचते भी नहीं हो तब भी वो जीत जाती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इवन बेस्ट केस अपस्विंग सिनेरियो में 390 तक पहुंच सकती है, 392 तक पहुंच सकती है। बट बड़ी बात मैं इसमें कह रहा हूं कि 50% इलेक्टोरेट जब आपके साथ में है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप सीटें हार सकते हो। आप सीटें तभी हारते हो जैसे बाड़मेर की सीटें, जहां लोकल फैक्टर्स बहुत प्रभावी पड़ गए। अदरवाइज ये चुनाव वेव इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं प्रदीप, कह रहे हैं कि वेव इलेक्शन है, कहीं ना कहीं एक लहर थी। और एक बात और, दक्षिण को लेकर जो बात चल रही है उस पर जरूर आना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत एक अलग तस्वीर दे रहा है और नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करने के लिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने कोशिश की थी। और वो लेकिन एक बात और है कि उसमें अगर तमिलनाडु की बात करें, बाकी स्टेट को छोड़ भी देता है, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी उतना अच्छा करते हुए नहीं दिख रही, बल्कि तमिलनाडु में तो बीजेपी अगर 2 से 3 सीटें जीत लेती है, ऐसा तमाम जो है एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और डीएमके को एक बड़ी जीत वहां पर फिर दिखा रहे हैं। मैं उस पर आऊंगा किशोर त्रिपाठी एक और मैं ये भी आपको बता दूं, मैं इससे पहले बताऊं, मैं मेरे साथ एक और मेहमान सीधा चेन्नई से जुड़ेंगे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं दक्षिण भारत से जो एग्जिट पोल के परिणाम आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मेरे साथ नारायण केआर हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीधा चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले प्रतिक्रिया मैं नारायण जी आपसे ले लेता हूं। ये जो एग्जिट पोल है दक्षिण की जो तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ साथ जो तमिलनाडु की तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो जमीनी हकीकत है उसके करीब है, या आप लोगों के लिए भी कोई सरप्राइज एलिमेंट है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। इसमें सरप्राइज की एलिमेंट नहीं है जी। नारायण जी, नारायण जी की साउंड दीजिए, नारायण जी की साउंड दीजिए। नारायण जी बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है अभी? जी जी सुनाई दे रहा है, बताइए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ तमिलनाडु के हिसाब से जो भी नंबर अभी दिख रहे हैं, हम 2 या 3 सीट, वो शायद बहुत कम दिखा रहे हैं मेरे हिसाब से, या जो मैं देख रहा हूँ इधर ग्राउंड रियलिटी में 2 चीज हो सकता है। एक है 20 से 25 तक वोट शेयर आने के चांसेस ज्यादा है, और ये जो 20 से 25% का जो वोट शेयर है ना, ये अगर the way the party is expecting, if that is getting converted, अगर कन्वर्ट हो गया तो लगभग 5 से 8 सीट तक बीजेपी तमिलनाडु और पौंडीचेरी मिला के लेने का सब चांसेस दिख रहा है। 5 से 8 सीट आप कह रहे हैं, और जिस तरह का वोट शेयर है उसको लेकर कह रहे हैं किशोर त्रिपाठी। आपको क्या लगता है ये जो आंकड़े साउथ से हैं, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तो बड़े सरप्राइजिंग है और लग रहा है कि बीजेपी ने वहां पर पैर जमा लिए। तेलंगाना खास करके इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर अभी विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली थी, लेकिन अब जो है लग रहा है कि सिनेरियो वहां बदल गया। क्या कहेंगे आप? सर, पहले से मैं अशोक जी मैं बोल रहा हूँ, तेलंगाना में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी। सब एग्जिट पोल में वही दिखा रहा है। बीजेपी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फ्रॉम 8 to 12 तक जा सकते हैं। सो बिकॉज द फाइट वाज दोनों के बीच में ही था। बीआरएस टोटली डिसिमेट हो गया तेलंगाना में, बीजेपी और कांग्रेस में बीच में ही पूरा लड़ाई चला। बीआरएस को मेरे ख्याल से 1 सीट आने का भी संभावना नहीं दिख रहा है। टोटली बीजेपी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सो इसलिए बीआरएस का डिसिमेशन कांग्रेस बीजेपी के लिए एडवांटेज भी हो चुका है। एंड उधर तेलंगाना में पूरा स्पष्ट रूप से दिख चुका है कि ये बड़ा वोट मोदी जी के लिए जाएंगे। बड़ा वोट मोदी जी, मतलब वो स्टेट में किसी को भी वोट दे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आएगा तो बड़ा वोट जो है वो बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए। यस, ये तो स्पष्ट रूप से दिख चुका है। ये तो 100% तय है। तेलंगाना में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे बीजेपी, पहले से भी मैं बोल रहा था। और आंध्र प्रदेश में अब देख चुका है सब टीडीपी और बीजेपी का एनडीए गठबंधन भी आने का पूरा बहुत सारे सर्वेस वही दिखा रहा है। तमिलनाडु में क्या आप जो तमिलनाडु में इस वो कह रहे हैं कि ये जो वोट शेयर है अगर 22% से ज्यादा वोट शेयर दिखा रहा है, कई जगह जो है 22 से 25% दिखा रहे हैं, अगर ये वोट शेयर रहा तो बीजेपी वहां पर करीब 7 से 8 सीटें भी जीत सकती है।
तमिलनाडु में सब लोग डाउन प्ले कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मेरा भावना है जी। सब एग्जिट पोल थोड़ा डाउन प्ले कर रहा है। मेरे ख्याल से बीजेपी और एनडीए को डबल डिजिट आने का संभावना है। डबल डिजिट, आप उससे भी ज्यादा बता रहे हैं। यस, हाँ, ये तो ऐसा दिख रहा है मेरी संपर्कों से, मेरा जानकारी से ऐसा ही लग रहा है। बिकॉज उधर भी थोड़ा मल्टी कार्नर कंटेस्ट है ना, वो एडवांटेज बीजेपी को आने का संभावना है। पहले बार बीजेपी लेड अलायंस इज कमिंग इनटू सेकंड प्लेस, वो भी हम सब लोग वही दिखा रहा है। एआईएडीएमके इज गोइंग टू नंबर 3 प्लेस। ओके, ये उधर अच्छा माहौल बनने का मौका है। लेकिन एक बात जो है, अगर इसी वोट शेयर को देखते हैं, ये मैं नारायण जी से भी सवाल करूंगा और फिर प्रदीप आपके पास भी आऊंगा। जो वोट शेयर दिखा रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि अगर एआईडीएमके और बीजेपी ने वहां पर गठबंधन किया होता तो फिर वहां पर क्लीन स्वीप होती। कांग्रेस और डीएमके को इतनी सीटें वहां नहीं मिलती जितनी अभी मिलती हुई दिख रही हैं। क्या नारायण जी आप इस बात से सहमत हैं कि एआईडीएमके के साथ जो है गठजोड़ ना करना, वो थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं डीएमके और कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ? सर ऐसा है कि वो 100% वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जो था एडीएमके और बीजेपी का गठबंधन जो नहीं हुआ, अगर इसके पहले जब भी एडीएमके और बीजेपी का गठबंधन हुआ था तब भी ग्राउंड पे जो वोट कन्वर्शन था, अगर बीजेपी लड़ रहा है, बीजेपी कैंडिडेट लड़ रहा है, तो एडीएमके से पूरा एडीएमके कार्डर्स का वोट नहीं आ रहा था बीजेपी में। सो अगर एडीएमके और ये भी मतदाताओं जो वोटर्स का माहौल ऐसा है कि उधर एडीएमके को वोट क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो डीएमके को बाहर निकालना चाहता है, राइट। तो अगर डीएमके को निकालना है या एंटी डीएमके वोटर्स जो है, उन लोगों को पहले एडीएमके बीजेपी एक साथ एक गठबंधन था तो एक ही चॉइस था, लेकिन आज जो है तो बिना रास्ते जो एडीएमके को हेट कर रहा था, वो भी बीजेपी एडीएमके अलायंस को वोट कर रहा था। अभी ऐसे माहौल नहीं है आज, क्योंकि बीजेपी का सेपरेट अलायंस बनाया हुआ है, तो जो भी वोट आने का है वो स्ट्रेट सीधा बीजेपी को ही आएगा, बीजेपी अलायंस को ही आएगा। तो देयर इज नो, लेकिन अगर एडीएमके बीजेपी का जो गठबंधन हुआ होता, जो लोग बीजेपी को वोट करना चाहते थे एंटी डीएमके होके, दे विल आइदर डोंट वोट और दे विल नॉट वोट टू बीजेपी। नारायण जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप आपका क्या टेक है इस पूरे मसले पर? एआईडीएमके और बीजेपी अगर कंबाइंड होता तो क्या डेडली कॉम्बिनेशन होता, या जैसे नारायण कह रहे कि वो एआईडीएम का भी विरोधी वोट मिला? क्या होता है अशोक जी, दिक्कत क्या होती है, एआईडीएमके बीजेपी को वो सीट्स दे देती है जिसपे वो जीत नहीं सकती है, तो वो कमजोर सीट्स बीजेपी को देती है और अच्छी सीट अपने पास रखती है। तो बीजेपी एज अ पार्टी को इतना फायदा नहीं होता है, एनडीए को जरूर फायदा हो जाता। पर बड़ी बात यह है कि बीजेपी का खुद का वोट 2% से बढ़ के 16% तक पहुंच रहा है पूरा का पूरा तमिलनाडु के अंदर, और क्योंकि उसका बेस वोट इतना नहीं था इसीलिए इतनी ज्यादा सीटें कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर बीजेपी अपना खाता भी खोल लेती है, 2 सीट तक भी पहुंच जाती है, और एनडीए 3 अगर 5 के नीचे भी रहती है, और वोट शेयर अगर 16% क्रॉस हो जाता है, तो आप मार्क कर लीजिएगा कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में लड़ाई डीएमके बनाम बीजेपी की हो सकती है, विद एआईडीएमके बीइंग द थर्ड प्लेयर। ओके, ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त सीधा ऋषि कुमार के पास चलता हूं। ऋषि, हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार जो है तमिलनाडु में मौजूद थे, तमिलनाडु की राजनीति को बहुत। ऋषि, जब आप तमिलनाडु में थे तो ये जो कुछ बताया जा रहा है, जो चर्चा हो रही है कि बीजेपी वहां पर 2 से 5 सीटें ले सकती है, कुछ लोगों का आकलन है कि बीजेपी वहां पर 8 सीट तक जा सकती है, किशोर जी कह रहे हैं डबल डिजिट तक जा सकती है। क्या आपको लगता है कि ये जो आपने देखा, क्या फैक्टर है जो वहां पर बीजेपी का इमर्ज हो रहा है? देखिए अशोक जी, मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान जो तमिलनाडु का जो सिनेरियो देखा, मैं जब यहाँ से गया था तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी ने वहाँ पर अपना इतना होमवर्क किया हुआ है। अगर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, बीजेपी ने एक बहुत अच्छा जो काम किया, एक बड़ा गठबंधन तैयार किया, और वो गठबंधन छोटी छोटी पार्टियों के साथ था। जैसे बात आज हो रही है कि एआईएडीएमके के साथ बीजेपी नहीं गई तो उसका फायदा होगा या नुकसान होगा, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी ने एआईएडीएमके और डीएमके से इतर एक नई राजनीति तमिलनाडु को देने की कोशिश की है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और इस फैक्टर को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, जैसे कि होता है, प्राइम मिनिस्टर की रैली जहां पर थी वो एक इंटीरियर इलाका था, तो बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ। मैं शेयर करना चाहूँगा उस अपने एक्सपीरियंस को कि रात में चूँकि हम लोग उसी इलाके में रुके हुए थे,
और उस इलाके में एक मेला लगा हुआ था। मैंने जस्ट ऐसे ही एक हमारे यहाँ जो प्रोग्राम जाता है उस प्रोग्राम के लिए उसको शूट करने के लिए कोशिश की कि चलिए कुछ इसमें से निकल आए, जैसे चुनावी चकल्लस। मैं सरप्राइज था अशोक जी कि मैंने 5 लोगों से बात की, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि दक्षिण के सुदूर इलाके के मेले में पांचों के पांचों बीजेपी की बात कर जाएंगे। पांचों के पांचों, ये एक बड़ा फैक्टर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो दक्षिण तक जो है वो बोल रही है। लेकिन इसमें किशोर जी एक बात, अन्नामलाई कितना बड़ा फैक्टर है? अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, अन्नामलाई बड़ा फैक्टर है। अन्नामलाई हैज गैल्वनाइज्ड द कैडर। अन्नामलाई के वजह से बीजेपी अन्ना डीएमके को छोड़ दिया। हाँ, ये हमको मान के जाते हैं। अच्छा, हाँ। अन्नामलाई की वजह से बीजेपी अन्ना डीएमके को छोड़ के इतना बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया। ये रिस्क इतना बड़ा है बीजेपी, इसके वजह से आगे हम देखा है वेस्ट बंगाल में 4th प्लेस से का अपोजिशन आ गया। वैसे ही महाराष्ट्र में भी शिवसेना से पार करके बीजेपी, ऐसा ये मौका है तमिलनाडु में ये रिस्क लेने में। अन्नामलाई जैसे लीडर आने के बाद पूरा ये यंगस्टर है, देयर इज ए लॉट ऑफ वैक्यूम है। जयललिता जी और करुणानिधि जी जाने के बाद पूरा वैक्यूम है स्टेट में। वो सब हमको तमिलनाडु का देखेंगे तो किधर भी कोई भी पार्टी को 25 से ज्यादा % नहीं है। ओके, डीएमके भी 25% का पार्टी है। वो पूरा अलायंस के साथ एक अलायंस बन के वो बस खुद का 25% का पार्टी है। वो जिंदगी में 67 से अभी तक अकेला नहीं लड़ा है। डीएमके 67 से शुरू किया, उस समय से अभी कभी भी विदाउट अलायंस लड़ा नहीं है। सो इसीलिए मैं क्या करने का मतलब है, उधर बहुत मौका है बीजेपी के लिए। अन्नामलाई की वजह से बहुत ये लीडरशिप के वजह से एडवांटेज बीजेपी बन गया। और फर्स्ट टाइम आप देख लीजिए अन्ना पीएम के पाटाली मक्कल कच्ची बड़ा पार्टी है, वो अन्ना डीएमके के साथ गया नहीं। हाँ। वो बीजेपी के साथ गए, बीजेपी गठबंधन में उसको लग रहा था बीजेपी स्ट्रांग हो रही है वहां पर। मैं चलिए इस डिबेट को तो हम इस चर्चा को तो आगे बढ़ाते रहेंगे। और आपको मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो पूरा एग्जिट पोल है इस पर हमारे साथ जितने लोग हैं उनका एक जल्दी से एक रिएक्शन आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है चुनाव में उसका अपना भी रिएक्शन वो होता है, एग्जिट पोल होता है, लोग खुद आकलन बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो सबका एक पूछ लेते हैं। लेकिन पहला मैं निखिल जी को मौका दूंगा। निखिल जी, ये पूरा एग्जिट पोल जो आया है नतीजा, और वो आपको लगता है कि आप तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप मानेंगे कि अभी वही नतीजे आने वाले हैं, लेकिन लगभग सारे एग्जिट पोल के परिणाम एक ही नतीजे दिखा रहे हैं। देखिए अशोक जी, अगर सबका परिणाम एक है तो मेरा भी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि शायद परिणाम बहुत अलग होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि लगभग ये नतीजे होंगे जो एग्जिट पोल दिखा? मैं नहीं कह रहा ये नतीजे होंगे, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि पास्ट में ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जब मल्टीपल एग्जिट पोल्स गलत हुए हैं। अभी सबसे ज्यादा रिसेंटली हमने छत्तीसगढ़ में देखे थे। सबसे नामचीन जो एग्जिट पोल्स रहे हैं आपके, इंडिया टुडे, एक्सेस माय इंडिया, सी वोटर, CSDS, सारे के सारे छत्तीसगढ़ में गलत होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो गलत होते हैं तो हमेशा भाजपा के पक्ष में गलत होते हैं या हमेशा कांग्रेस के पक्ष में गलत होते हैं। दोनों तरीके से गलत एग्जिट पोल्स हुए हैं। हाँ। और इस इलेक्शन में एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसके लिए जिस कारणवश मेरे लिए एग्जिट पोल के रिजल्ट्स मानने मुश्किल हो जाते हैं, वो ये है इस इलेक्शन में कोई विजिबल मोदी वेव नहीं थी। मैं नहीं कह रहा कोई एंटी इनकम्बेंसी वेव थी, लेकिन कोई विजिबल मोदी वेव भी नहीं थी। कांग्रेस की और राहुल गांधी की जो स्थिति 2014 और 2019 में थी, उससे बेहतर उनकी 24 में स्थिति है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। उसके बावजूद जब कोई मोदी वेव नहीं है, ऑपोजिशन ज्यादा स्ट्रांग है, ऑपोजिशन का गठबंधन भी इस बारी बेटर था। जितना भी हमने इंडिया अलायंस के खिलाफ या उसके पक्ष में बोला हो, बात यह है कि जो इंडिया अलायंस इस दफा का था वो पिछली बारी के 2019 के महागठबंधन से एक बेहतर अलायंस के रूप में आया। ऐसे हालात में बीजेपी की सीटें बढ़ जाना, एनडीए की सीटें बढ़ जाना, इसका मुझे ओके आपका पॉइंट है। हाँ, मैं आपकी और इसी मुद्दे पर मैं सबकी राय ले लेता हूं एक बार। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा निखिल जी और प्रदीप जी, समझने वाली बात ये, मुझे लगता है जो सबसे बड़ी एक बात है पूरी जो इंडिया अलायंस में, एक कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन का हमें एक ताजा उदाहरण जो है वो अभी मिला 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। कल तक कांग्रेस से कह रही थी हम एग्जिट पोल में नहीं जाएंगे, और आज अचानक से जो 24 घंटे से कम समय में कांग्रेस अपना स्टैंड चेंज कर लेती है। तो मुझे लगता है कि पार्टी बहुत कंफ्यूज है, ये मुझे लगता है।
प्रदीप आपका टेक क्या मैं है? एक कह रहा था निखिल जी को जस्ट कि फैक्चुअली छत्तीसगढ़ में जन की बात वाज द क्लोजेस्ट टू द रियलिटी। हम कह रहे थे कि बीजेपी सरकार बना सकती है, जस्ट फैक्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 मैं एक कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि कभी भी देश की जनता कंफ्यूजन के लिए वोट नहीं करती। आप चेक कर लीजिए, बंगाल में बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं थी, ममता बनर्जी को एक तरफा वोट पड़ा। दिल्ली के अंदर बीजेपी का लीडरशिप नहीं थी, आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट पड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बजाय योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट किया गया। और देश भर में सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रहा, क्योंकि एक तो उन्होंने काम किया, दूसरा मोदी वर्सेस हु। तो यहां पे कोई लीडर भी नहीं है ऐसा जो 100 सीट के ऊपर अपना दबदबा रखता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वोटर कभी अपना वोट वेस्ट नहीं करता है। वोटर या तो किसी को जिताने के लिए वोट करता है या किसी को हराने के लिए करता है। अभी स्थिति देश के अंदर नरेंद्र मोदी को हराने की नहीं है। और मैं बार बार कहूंगा, महिलाओं में बहुत सेंटिमेंट है कि हमारे सुख दुख में सरकार खड़ी हुई है, हमको राशन मिला है, हमको घर मिला है, हमको शौचालय मिला है। इसके कारण ये बड़ा फैक्टर स्विंग। अवधेश जी आपका टेक, उसके बाद मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, बाकी मेहमानों के पास भी हूं। लेकिन अवधेश जी आपका टेक। निखिल जैन एक बात कह रहे हैं कि कोई वेव नहीं दिख रही है, तो उससे पहले मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूं, आपका अपना अनुमान क्या था? क्योंकि मुझे याद है हम लोग जब अक्सर बात करते हैं तो आपको चुनाव के बीच में आपको लग रहा था बीजेपी और एनडीए की सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन आपको लगता है इंप्रूव किया है जो टैली दिख रही है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मार्जिन घट सकती है बीजेपी की, क्योंकि यूपी में, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि हम जरूर है, लेकिन यूपी में, बिहार में, राजस्थान की कुछ सीटों पर जिस ढंग से लड़ाई है, दिल्ली में भी, दिल्ली में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में, तो बीजेपी की सीटें होंगी, लेकिन 5-7% से जीत हार होती है, तो उसको प्रेडिक्ट करना कठिन होता है, इसीलिए कर रहा हूं। लेकिन मेरा अपना आकलन यह है कि 330 से 360 के बीच मैं कई दिनों से बोल रहा हूं कि एनडीए जा सकती है कुल मिलाकर के। हाँ, उसमें मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई दिया जिससे 2019 के पीछे जाए। ओके। अब मैं इसके विश्लेषण आपको तमिलनाडु से ही कर दूंगा, वही देश का हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु एक व्यापक सांस्कृतिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। जब कोई चीज कमजोर होता है तो उस पर उतने अटैक नहीं होते हैं। आपके डिबेट में सनातन पर इतने अटैक क्यों हो रहे थे? तमिलनाडु भारत में शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों का एक बड़ा केंद्र रहा है धर्म का। वहां माने शैव के तो लगभग सारे संत जो है वहां से निकल के आए हैं। वैष्णव के संत, रामानुजम संप्रदाय, इतने मंदिर है, मठ है। लेकिन जो ये द्रविड़ मूवमेंट जो इन्होंने खड़ा किया इंडियन जस्टिस पार्टी के साथ, जो पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा हुआ, जो अनिश्वरवाद का और नास्तिकतावाद का, तो भीतर एक चर्निंग रही है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस 1967 के बाद कांग्रेस के नहीं रहने से वो शब्द नहीं मिल रहा था। राम जन्मभूमि मूवमेंट में मैं आप क्या देखा, जब कोस्टल एरियाज में सब भव्य यात्राएं निकल रही हैं, जब वहां के मछुआरे यात्राएं निकल रही, जिनको कहा जाता क्रिश्चियन हो रहा था, तो ये लग रहा था कि वाकई भारत बदल गया है, अब इसको पीछे लौटाना संभव नहीं है। तो वो एक विद्रोह था जिसके विरुद्ध ये सब आ रहे थे। अब वो वोट में कितना तब्दील हुआ, लेकिन वोट में कम तब्दील नहीं होगा। जो आप एआईएडीएम की कह रहे थे, एक मरती हुई, खत्म होती हुई पार्टी, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसकी पहचान खत्म हो चुकी है, जिसके लोग छूट छूट के बीजेपी में आ रहे थे, उसके साथ क्यों जा? अन्ना मलाई हिंदुत्व का एक कहते हैं ना कि इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन करता था वो आदमी को समझने में। मेरी भूमि मेरी यात्रा, जब गांव में वो जाते थे तो केवल यही नहीं कि विरोध करते थे, हमारा नेशन क्या है, कि आज द्रविड़ क्या है, हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, इस पर वो आदमी डिबेट करता था, तालियां मिलती। तो ये जो एक 2024 में जो एक क्रांति हुई थी देश में, वो राम जन्मभूमि के 22 जनवरी के साथ ये कंसोलिडेशन पूरे देश में हुआ है। लेकिन 20-22% वोट जो है संपूर्ण देश में है, बीजेपी जाते हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मानता है कि राम जन्मभूमि कोई बड़ा इशू नहीं था इन चुनाव में। और निखिल ने भी जैसा कहा, निखिल ने कहा कि कोई वेव जो है इस तरह की दिख नहीं रही थी, और कांग्रेस और राहुल गांधी अच्छा करते दिख रहे थे। फिर जो है ये नतीजे क्यों आ रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। इस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ब्रेक ले रहा हूं, और ब्रेक के बाद बाकी मेहमानों का मैं जो है उनका मत लूंगा। लेकिन एक बात ब्रेक पे जाने से पहले कह दूं, अमित शाह ने, जो बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार हैं, उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अपना वोट शेयर 50% से ऊपर ले जाना है, और जिस दिन बीजेपी अपना वोट शेयर 50% से ऊपर ले जाएगी, उस दिन जो है तमाम अलायंस बनते रहे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में बीजेपी 50% का जो आंकड़ा है, कुछ राज्यों में पहले भी क्रॉस कर चुकी थी, और एक बार फिर से बीजेपी कई राज्यों में 50% का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। ऐसे कई राज्य, अगर मैं बात करूं इसमें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करूं, मैं अगर जो है उत्तराखंड की बात करूं, गुजरात की बात करूं, तो जहां बीजेपी ये आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है, वहां बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। लेकिन फिर भी मैं आऊंगा, इस बिंदु पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। तो पोल्स ऑफ पोल देख रहे हैं आप। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं और इन एग्जिट पोल का निचोड़ क्या है, हम उस पर लगातार आपको डेटा, आंकड़े भी दिखा रहे हैं और साथ साथ देश की तस्वीर को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल में मैं फिर से कह रहा हूं, दो बातें बड़ी कॉमन है। सबके नंबर्स जो है वो अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन दो बातें कॉमन है। एक बार फिर से बीजेपी और NDA की सरकार बनती दिख रही है क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी देश के लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। 10 साल के शासन के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कई और फैक्टर हैं जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं और हमारे साथ प्रदीप भंडारी लगातार जुड़े हुए हैं, जन की बात से हैं और जन की बात का एग्जिट पोल जो है उस पर हम बात कर रहे हैं और जन की बात ने भी बीजेपी को एक बड़ी मेजोरिटी से जिताते हुए दिखा रहे हैं। मेरे साथ इसके अलावा जो है अक्कू श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, धनंजय गिरी हैं बीजेपी की तरफ से, अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। इधर मेरे साथ किशोर तुपति हैं, दक्षिण की राजनीति पर पकड़ रखते हैं। मेरे साथ जो है युवराज पोखरना है, गुजरात से हैं, गुजरात महाराष्ट्र की राजनीति पर उनकी बड़ी पकड़ है। निखिल जैन है, निखिल जैन कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है और मेरे साथ चार हमारे सहयोगी हैं DD न्यूज से। मेरे साथ अतुल हैं और मेरे साथ विनोद मिश्र हैं, मेरे साथ जो है ऋषि कुमार है और राजेश राज हैं। एक बार फिर से आता हूं, मैं पहली टिप्पणी आपकी ले लूं अक्कू जी। ये जो एग्जिट पोल हैं, क्या आपको लग रहा है ये एग्जैक्ट नतीजों में बदलेंगे? आपको लगता है? लगभग मुझे लग रहा है कि ये इसके आसपास है, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी है जिसको पहले आप लोग कहते थे ना, आते 15 साल पहले कि गंगा के किनारे चलने वाली पार्टी है। आज वो गंगा पार करके वो समुद्र के आसपास घूमने लगी है और बढ़िया से डांस कर रही है। कहीं कथकली कर रही है, कहीं भरतनाट्यम कर रही है, कहीं कुछ और कर रही है। तो वो पार्टी आज ऐसी बन गई है कि उसने पैन इंडिया उसका है, उसमें सबका योगदान है। एक चीज नहीं, भारत की संस्कृति का योगदान है, भारत के लोगों का योगदान है, भारतीय समस्याओं को ठीक करने का योगदान है, राष्ट्र प्रेम का योगदान है। और वो राष्ट्र जो बना रही है, सचमुच पैन इंडिया एक राष्ट्र बना रही पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी हो गई है। कांग्रेस उसमें पीछे हो गई है। ये कांग्रेस का पीछा होना, बहुत पीछा होना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं।
जो अच्छी बात हुई है इस समय, इस पूरे जो अभी नजर के आ रही है सामने निकल करके, कि धीरे धीरे रीजनल पार्टीज किनारे होती जा रही हैं। ये इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात है। रीजनल पार्टीज जो बिल्कुल हावी हो जाती थी, और क्षेत्र मतलब नेशनल पार्टी, कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टी, उसको किनारे फेंक दिया उन रीजनल पार्टी ने। बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व ने, जिसमें एक बहुत बड़ी नेत्री थी, उन्होंने अपने हितों के लिए कांग्रेस को बहुत किनारे कर दिया। नहीं, लेकिन अभी भी अगर आप अभी रीजनल इन एग्जिट पोल की बात करें तो रीजनल पार्टीज में आप कौन सी रीजनल पार्टीज कहेंगे कि छूट गई, पीछे? देखिए, आप ये बताइए ना, अखिलेश यादव की पार्टी ने क्या किया? वो अखिलेश यादव, पहले कांग्रेस ने अपनी जमीन दे दी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव को, वहां पर वही हुआ। बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी इसके उदाहरण है। आज वो लोग इतने मजबूत है कि कांग्रेस जमीन मांगने की कोशिश कर रही है, भैया जो हमने बटाई पे दी थी वापस करो, वापस करो। कह रहे हैं हट जाओ यहाँ से, बटाई की जमीन अपनी मिलनी है, अब तो हमारा सब हो गया है। तो इस तरीके से अब जैसे अब आप धीरे धीरे जैसे साउथ में आप बढ़ रहे हैं, तो वहाँ रीजनल पार्टी ठीक है, नाम के लिए द्रमुक रीजनल पार्टी रही हो, अन्ना द्रमुक रीजनल पार्टी रही हो, वहाँ के लिए तो नेशनल पार्टी है वो। लेकिन उसमें सचमुच की एक नेशनल पार्टी आ करके, कांग्रेस क्यों नहीं 67 के बाद से आकर के काम कर पा रही है? तो नहीं कर पा रही है ना वो, तो वो भूमिका धीरे धीरे बीजेपी ले रही है। ये एक बड़ा जो है इस चुनाव में, अगर यही नतीजे रहते हैं तो एक बड़ा फैक्टर जो है वो रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनाव में बड़ा फैक्टर प्ले किया। मैं उनकी रैलियों की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले युवराज आपका टेक। जो बात निखिल कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी कोई वेव, कोई नरेंद्र मोदी के पक्ष में कोई वेव नहीं थी, उसके बावजूद जो है कांग्रेस पहले से अच्छा करती दिख रही थी। राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, उनका खटाखट भाषण जो है बड़ा वायरल भी हो रहा था। क्या वजह है उसके बावजूद जो है ये परिणामों में परिवर्तित होता नहीं दिख रहा? देखिए, राहुल गांधी जी को भारत घूमने का शौक था, तो पीआर एजेंसी को लेके घूम रहे थे, वो अलग बात है। नहीं, लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो वायरल हुए। तो मैं चाहता हूं कि वो ये प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ के इंस्टाग्राम पे अच्छे क्रिएटर बने, भारत का कुछ भला करें, ताकि मोदी जी उनको भारत मंडपम में बुलाए क्रिएटर्स के साथ। बट बहरहाल मैं सीरियस बात पे आता हूँ। ये जो वेव नहीं है, ये जो बात है ना, मुझे एकदम ये बकैती लगती है। 2019 की तुलना में 2024 को देखते हैं हम, तो देश में 7 करोड़ वोटर बढ़ा है। ठीक है, स्टूडियो में बैठ के हम सब राजनीतिक बातें करेंगे, ज्ञान देंगे कि वोटर टर्नआउट कम हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है। 7 करोड़ वोटर बेस बढ़ा है, तो टर्नआउट उतना ही हुआ है। चुनाव का मुद्दा क्या था? मोदी था। चुनाव का मुद्दा क्या है? मोदी है। कैसे मोदी मुद्दा है? ये मछली मुसलमान के लिए नहीं है। मोदी जी ने राष्ट्र के हेड होने के नाते भौगोलिक तौर पे पूरे भारत को जोड़ा है, भारत का प्रवास किया है, महिलाओं को दिया है, बुजुर्गों को दिया है, बच्चों को दिया है, युवाओं को दिया है, सबको जो चाहिए उनकी एस्पिरेशंस पूरी की है। भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी करते हैं, और आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने भारत को जोड़ा। ये तो थोड़ा सा कैसे आप इसको देखिए, जब धर्म संकट में था तो शंकराचार्य जी ने भारत का भ्रमण करके 4 कोनों में 4 मठ की स्थापना की थी। तो मुझे लगता है मोदी जी, देखिए मैं मोदी जी को साधु नहीं कह रहा, लेकिन एक राजनेता होने के नाते, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते, कश्मीर को 370 से उन्होंने निजात दिलाया, नॉर्थ ईस्ट है इंसर्जेंसी खत्म करके भारत के साथ सही विलय करवाया, और आज जो साउथ को उसका जो हक है वो दे रहे हैं। तमिल कल्चर की बात कर ले, केरला की बात कर रहे हैं, और गुजरात तो मोदी का था है और रहेगा। तो मोदी जी ने भारत को जोड़ा एक सूत्र में। मैं अपने पैनल से कहूंगा, अगर हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी इनकी ओवरऑल रैलियों पर एक बार नजर डाल लें, अगर आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हो, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इस चुनाव में यह बात है कि नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पर किस तरह से चुनाव प्रचार किया, और राहुल गांधी भी उनके पीछे रहे, पर दोनों में क्या अंतर था। अगर यह आंकड़ा अगर आप जल्दी से दिखा सकें तो मैं इन आंकड़ों पर तुरंत आ जाऊंगा, इन आंकड़ों पर बात करने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मैदान में थे, वो आंकड़ा क्या है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर इन चुनाव में नरेंद्र मोदी जो है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 का जो चुनाव प्रचार का था, अपना रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 206 रैलियां, इवेंट
और रोड शो किए। 206, कल्पना कीजिए इतना बड़ा। विभिन्न राज्यों में उन्होंने 20 रोड शो किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की बात करेंगे तो 20 रोड शो किया, और एक एक रोड शो जो है जिस तरह से वहां पब्लिक जुटती थी आपने देखा। प्रधानमंत्री रैली ने तमाम मीडिया संस्थानों को भी लगभग 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। मीडिया चैनलों, अखबारों, यूट्यूब, ऑनलाइन मीडिया को उन्होंने तमाम इस तरह के 80 इंटरव्यू दिए और लगातार चुनाव में छाए रहे। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। तेलंगाना से दक्षिण से शुरुआत की प्रचार की थी और पंजाब के होशियारपुर में उन्होंने जो उनकी रैली थी, आखिरी रैली, और उसके बाद वो कन्याकुमारी गए थे जिसको लेकर तमाम बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औसतन हर दिन 2 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किया, रोज औसत अगर कुल मिलाकर देखेंगे। 15 से 17 मार्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर थे। उन्होंने दक्षिण भारत में लगातार एक तरह से कह सकते दक्षिण भारत को मत दिया था और दक्षिण के सभी 5 राज्यों का दौरा उन्होंने निरंतर किया था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है। और अगर मैं अगर इस साल कहूं, यानी साल 2014 की, राहुल गांधी का भी जरा देख लेते हैं राहुल गांधी का चुनावी अभियान कैसा था। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे रहे। राहुल गांधी ने 17 मार्च के बाद कुल मिलाकर 69 चुनावी सभाएं की हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में आधी भी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने द्वारा जो रोड शो किए उनमें से 9 तो अकेले वायनाड में ही कर दिए थे। जो उन्होंने रोड शो किए उसमें से 9 अकेले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वायनाड में किया। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में 14 चुनावी कार्यक्रम किए। इनमें से कई रैलियां जो हैं, कई सभाएं जो हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर की। राहुल गांधी ने इनमें से 5 चुनावी सभा रायबरेली में की। तो आप देखिए उनका पूरा फोकस वायनाड, रायबरेली में ज्यादा था, क्योंकि उनको जो है अपने लिए जो है चुनाव ये सीट जीतनी थी। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, एक बार भी नहीं गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं इस पर बात भी करूंगा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 5 चुनावी जो है कार्यक्रम वहां पर किए, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में एक बार भी नहीं जाते तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। तो ये महाराष्ट्र। और राहुल गांधी ने बिहार में 4 चुनावी कार्यक्रम किए। हालांकि बिहार में अगर इंडी गठबंधन की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा बेहतर करते दिख रही है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर 2 चुनावी कार्यक्रम राहुल गांधी ने तमिलनाडु में किए। कुल मिलाकर अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का देखेंगे तो अंतर आपको समझ में आएगा। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 5 चुनावी कार्यक्रम राहुल गांधी ने किए और यह राहुल गांधी का पूरा कुल मिलाकर आंकड़ा था। तो अगर हम इसको देखेंगे, तेलंगाना की भी बात कर ले, तेलंगाना में उन्होंने 5 चुनावी कार्यक्रम किए थे। तो एक तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार जो है ये इंडी गठबंधन की जो रैलियां वो भी चुनाव प्रचार में देख लेते हैं। 2024 में राहुल गांधी ने, जैसा मैंने बताया, तो इंडी गठबंधन का भी कुल आंकड़ा है वो भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको कुछ समझ आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों में क्या फर्क है। जैसे मैंने बताया 17 मार्च के बाद राहुल गांधी ने 69 चुनावी सभाएं की। मुझे लगता है ये डेटा जो है मैं आपको दे चुका हूं और साथ साथ उनके रोड शो में से 9 वायनाड में ही अकेले किए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए मैं इस पर आऊंगा, क्योंकि अकेले वो 9 रैलियां जो हैं वो वायनाड में करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि राहुल गांधी का पूरा फोकस अगर कहें तो ज्यादातर उनका फोकस जो है वायनाड, रायबरेली में था। प्रदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बीजेपी कमजोर है वहां वो लगातार जाते हैं। राहुल गांधी बंगाल में तो एक बार भी नहीं जाते, जबकि वहां पर उनके सामने चुनौतियां थी। क्या ये चुनौतियों से भागना है? देखिए यही फर्क है दोनों के अप्रोच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में तमिलनाडु से कोई सीट नहीं मिली थी, केरला से कोई सीट नहीं मिली थी, तेलंगाना से सिर्फ 4 सीटें मिली थी, आंध्र प्रदेश से 0 सीटें मिली थी। उन्होंने उस पर उतना ही फोकस दिया जितनी वो उत्तर प्रदेश जहां से उनको 62 सीट्स मिली थी। और आज का आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है, आंध्र प्रदेश में 2 सीट पे पहुंचा है, तेलंगाना पे 9 से 10 सीट तक पहुंच रहा है, आंध्र प्रदेश में जो है 2 सीट बढ़ चुकी है और कर्नाटका के अंदर भी अब मेन डोमिनेंट पार्टी रही है। तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ रहा है, खाता सीट का खुल सकता है, और केरला में वोट शेयर बढ़ रहा है। तो यही एक लीडर होता है कि जहां मेरी रीच नहीं है, जहां मेरी पहुंच नहीं है, वहां तक मैं पहुंचूं। रिकॉर्ड डेटा पॉइंट दूंगा अशोक जी, 60% ज्योग्राफी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में 90% सीटें मिली थी। फिर वो ज्योग्राफिकल बेस 2019 में बढ़ा, उड़ीसा और बंगाल से सीट आई। अब वो दक्षिण में भी बढ़ रहा है और वहां और मजबूत हो रहे हैं। वहीं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश अगर एक बार हार गए तो मुश्किल से सिर्फ एक बार गए, वो भी रायबरेली की सीट पे, अमेठी तक गए, एयरपोर्ट से चले गए। ये फर्क है, इसीलिए उनको जनता का मैंडेट नहीं मिलता है। असली नेता वही होता है जहां वोट ना मिले वहां पे भी उतनी मेहनत करे जहां वोट मिले। प्रदीप जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखना होगा कि जो लोग अभी तक ये बता रहे हैं कि इस चुनाव में वेव नहीं देखा है, तो वो एक तरह से नैरेटिव कर रहे हैं।
कि उनका मानना है इस चुनाव में उनका कोई वेव नहीं दिख रहा था मोदी के सपोर्ट में। आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने 206 रैलियां की है और जो 20 रोड शो की बात कर रहे थे, हम लोगों ने उस रोड शो को बहुत करीब से देखा। देश के किसी भी नेता के रोड शो में आपने उस भीड़ की, उसकी जो ललक थी, उस भीड़ में जो लोगों की एक आकुलता थी पीएम मोदी को देखने की, वहां जो सेल्फी लेने की लोगों की जो भीड़ होती थी, आरती उतारते हुए महिलाओं की जो भीड़ होती थी, शायद देश ने इससे पहले कभी नहीं देखा। नहीं तो क्या मीडिया का या मीडिया के एक हिस्से का बनाया नैरेटिव था जिसमें सब लोग बह गए थे? मैं यही बात कह रहा हूं। आज कांग्रेस के मीडिया के सेल से जो एक ट्वीट आया था, उसमें यह बताया गया कि कंपैरिजन किया गया था बीजेपी से, तो मीडिया सेल से उनका यह था कि हमारा ट्वीट, हमारा यूट्यूब, हमारा इंस्टाग्राम, ये सब एट पार बीजेपी। वैसे विनोद जी, वैसे पूरा का पूरा कांग्रेस का नैरेटिव, कांग्रेस का जो पूरा कैंपेन था वो सोशल मीडिया पे ज्यादा था। और यही और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं न्यूट्रल होकर देखूं तो कांग्रेस का सोशल मीडिया कैंपेन जो है बीजेपी से ज्यादा बेहतर दिख रहा था। और जमीन पे नहीं आरजेडी का भी देखिए तो सोशल मीडिया जी जल्दी यहाँ पे निकला। इसीलिए ये बताया जा रहा था बार बार कि साहब सोशल मीडिया देखिए, असली मीडिया सोशल मीडिया है। क्यों? क्योंकि हर आदमी है, ओपन है, खुला है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है। लेकिन सोशल मीडिया की कलई धीरे धीरे, क्योंकि उस पर लोग विश्वास नहीं करते। जो सबसे बड़ी सोशल मीडिया की कमजोरी है वो ये कि अविश्वास है। उसके लिए उन्हें बाकी और जगह जाना पड़ता है जहां से वो अपने आप को पक्का करते हैं। दूसरी चीज ये कि क्या वायनाड में 9 सभाएं करने, 9 रैलियां करने के बाद वो थक गए थे, जो रायबरेली तक में भी नहीं की। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि रायबरेली में क्या उसका नतीजा होगा, ये बताइए। ना जाने का और जाने का। रायबरेली के अंदर तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक चीज छूट गया इसमें कि जब प्राइम मिनिस्टर का जो रोड शो की बात कर रहा था और रैलियों की बात कर रहे थे, तो आप बिहार में देखिए, सबसे अगर वहां पे खराब स्थिति तो जेडीयू के कैंडिडेट की थी। और बिहार की जितनी रैलियां पीएम ने किया, 2019 से ज्यादा रैली किया है, उसमें मैक्सिमम जेडीयू के लिए किया, जेडीयू कैंडिडेट के लिए किया। उनके कंस्टिट्यूएंसी वो गठबंधन के धर्म को भी निभाते हैं। बिल्कुल। वो जो है जीतन राम मांझी के लिए गए। देखिए मैं जो है ये 2 प्रकार, देखिए हमारे देश में और दुनिया में एक धारणा बनाई गई है कि आंदोलन का मतलब इनकलाब जिंदाबाद, वेव का मतलब लोग नारा लगाते हुए निकले। ये बदले हुए भारत में जब राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेके जब लोग भव्य यात्रा श्री राम गाते हुए निकल रहे हैं हजारों की संख्या में, वो आंदोलन नहीं मानते हैं, वो वेव नहीं, क्योंकि उसमें नारे नहीं है। तो उसमें जब मंदिरों में खड़ा होकर के लोग नृत्य कर रहे हैं, लोग आरती कर रहे हैं, उसको नहीं, ये एक नए किस्म, सुनिए, एक नए किस्म का सांस्कृतिक आंदोलन है जिसने परिवर्तन में भूमिका निभाया है। और ये वेव ऐसा है जो लंबे समय तक परमानेंट रहना है, क्योंकि ये दिल से निकल रहा है कि हमारे यहाँ पूरी हुई है। मैं तो कैमरे पर देख, इसीलिए नहीं इसको समझ, वेव किसको बोलते हैं? मैं निखिल जी से एक बार फिर 10,38,000 कार्यक्रम 22 जनवरी को हुए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, 6,56,000 स्थानों पे 10,38,000 कार्यक्रम हुए और चुनाव में आने के बाद लोग हो गए नहीं, हमारा तो काम खत्म है, वेव हो गया, वो आके वोट नहीं करेगा। तो वेव नहीं है। एग्जैक्टली मैं निखिल आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बात कई लोग, आज भी हम लोग बात कर रहे थे तो कई लोगों ने कहा जिस तरह से जो राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिस तरह से तमाम घरों में जो है वो हम देख रहे थे भगवा झंडे लहरा रहे थे, वैसा फिर नहीं दिखा। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने, जिन रिक्शा चालकों ने, जिन ऑटो चालकों ने अपनी गाड़ियों पर भगवा झंडे उस वक्त लगाए थे, मैं सर कुछ और बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति जो 1.5 महीने पहले अपनी गाड़ी पर झंडा लगाएगा, 1.5 महीने बाद वो झंडा उतार के घर रख देगा और जाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बटन दबा देगा। ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा शायद नहीं हुआ है। मैं निखिल आपके पास आऊंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और इस ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हम क्षेत्रवार भी देखेंगे क्या कुछ हो रहा है, बड़ी तस्वीर क्या दिख रही है, और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है, ये जो एग्जिट पोल में जो दिख रहे हैं नतीजे वो इस तरह के क्यों हैं। आऊंगा इस ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place?
Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH तो डीडी न्यूज पर आप पोल्स ऑफ द पोल देख रहे हैं, यानी जो तमाम एग्जिट पोल हुए उनका निचोड़ हम देख रहे हैं और साथ साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं ये एग्जिट पोल जो हैं क्या 4 तारीख को ये परिणामों में बदल सकते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चुनावों को प्रभावित करते दिख रहे हैं, क्योंकि अब से पहले जो तमाम चर्चाएं चल रही थी और खास करके सोशल मीडिया में जो कुछ चर्चाएं चल रही थी उनमें से कई सारी चर्चाएं, कई सारे आकलन एग्जिट पोल नतीजे आने के बाद ध्वस्त होते दिख रहे हैं। इसी सब पर चर्चा करना एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ जो है अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, स्तंभकार है। मेरे साथ धनंजय गिरी हैं, बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता है। मेरे साथ अकुश श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार हैं। प्रदीप भंडारी हैं, जन की बात के, और वो लगातार उनके आंकड़ों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड पर जाकर जो कुछ देखा, जो आंकड़े इकट्ठा किए, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। किशोर थुपति हैं, दक्षिण भारत की जो है नब्ज पकड़ते हैं। मेरे साथ युवराज पोखरना है, राजनीतिक विश्लेषक है, पश्चिम भारत के ऊपर खास इनकी नजर। और निखिल है मेरे साथ, निखिल जैन, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे 4 पैनलिस्ट और भी हैं जो मेरे साथ इन हाउस मेरे डीडी न्यूज के सहयोगी हैं। एक बार फिर अतुल, मेरे साथ विनोद मिश्र और ऋषि कुमार, और साथ साथ राजेश राज। इनके पास आऊंगा, लेकिन निखिल जैन, ये लगातार बात हो रही है कि देखिए अंडर करंट तो था, उसको अगर सोशल मीडिया में नहीं दिख रहा, या फिर अगर ये कुछ एक मीडिया का हिस्सा दिखा रहा है कि फाइट बहुत तेज है, बहुत कठिन है, तो शायद उसकी वजह से वो अंडर करंट को लोग समझ नहीं पाए। देखिए, सबसे पहले अशोक जी एक बात हुई कि वेव क्या होता है। वेव, मैंने कभी ये नहीं कहा कि रैलियों में कितनी भीड़ आ रही है वो वेव होता है, नहीं होता। रैलियों में हम सबको पता है कि भीड़ कैसे जुटाई जाती है। चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, वहां के पदाधिकारियों को टारगेट दिए जाते हैं, 10 बस लाइए, 100 बस लाइए, खाना लगता है, ये होता है, झंडेबाजी होती है। रैलियों में जो आ रहे हैं वो वैसे ही उस पार्टी के समर्थक हैं या किसी एक बड़े नेता को देखने आ रहे हैं। वेव आप उससे जज करेंगे कि आम जनता, जनमानस जो सड़क पे चल रही है, जो ऑटो में बैठी है, जो बस में ट्रैवल कर रही है, वो क्या बोल रहे हैं। 2014 में मोदी जी की एक वेव थी, 2019 में बालाकोट के बाद एक वेव थी, 2011-12 में अन्ना हजारे मूवमेंट में कांग्रेस के खिलाफ एक वेव थी। इस इलेक्शन में हमें वैसी कोई वेव नहीं दिखी, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी की खुद की कैंडिडेट नवनीत कौर ने कहा था। आज जो हरविंदर सिंह लवली बीजेपी के बड़े एक शीर्ष नेता हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा था। और ये सिर्फ कोई एक सेक्शन ऑफ मीडिया नहीं है जिसको विपक्ष गोदी मीडिया वो भी यही कह रहे हैं। उनके हिसाब से मैं 2 चीजें यहाँ पे, एक मिनट किशोर, उनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, सागरिका घोष जो अब टीएमसी की सांसद हैं, उनका आर्टिकल है, वो ये कहती है कि विपक्ष को 2024 तो भूल जाना चाहिए, 2019 की बात करनी चाहिए। और आपने ठीक कहा कि चुनावी सभाओं में लोग जुटा लेते हैं, उससे वेव नहीं पता चलती, लेकिन वेव जो है कुछ यूट्यूबर्स के चैनल देख के भी नहीं बनती। हाँ। वो जो यूट्यूबर जो एक पेड जो है रूप से दिखाते हैं कि भैया ये चीप हो गया, राहुल गांधी हीरो बन गए और इंडिया अलायंस ने जो है बीजेपी के नाक में दम कर दिया, ये जो कुछ यूट्यूबर जो हवा बनाते हैं ना, अच्छा ये बताइए कि आप ये मानते क्यों नहीं हैं? एक बार अपनी बात पूरी करना चाहूंगा निखिल, मैं काउंटर करने का मौका दूंगा। मेरा ये क्लेम भी कभी नहीं था कि विपक्ष के फेवर में या राहुल गांधी के फेवर में कोई वेव है। ये वेवलेस
इलेक्शन है, ये बहुत समय से बहुत नहीं, लोगों पर ने लेकिन कहा वेवलेस चुनाव में ये परिणाम नहीं होते। वही इसीलिए मेरे को ये परिणाम नहीं है। हाँ, मतलब एग्जिट पोल की बात है, ठीक है, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल है। ठीक है। और रही बात जो आपने और उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए लोग जो भगवा झंडा लगा के घूम रहे हैं वो 2 महीने बाद किसी और पार्टी को वोट नहीं कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। पर इस पे जो प्रधानमंत्री मोदी के ही रणनीतिकार रहे 2014 में प्रशांत किशोर, उनकी एक बात का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके ऑडियंस को कि जो राम मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं, देना चाहिए नहीं चाहिए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो दे रहे हैं वो पहले से भाजपा को वोट दे रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण से, प्राण प्रतिष्ठा से जो उनके समर्थक हैं, जो उनका काडर है, निखिल, जो लोग 22 तारीख को अयोध्या में थे, अवधेश जी भी थे, मैं भी था, हम लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वो सारे लोग ऐसे हैं जो पहले बीजेपी के थे। अवधेश जी, कम से कम ऐसा हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जो जिससे पूछ अरे 18 साल, 17 साल, 22 साल, 24 साल गरीब परिवार के लड़के, वो झोला लेके चल रहा है, वो एक झंडा खरीदा है। एक सुनिए, 4 लड़के थे, उसने एक बर्फी खरीदी, मैं पैदल घूम रहा था, चारों ने बांट के खाया, और उसने वो झंडा खरीदा, 50 रुपया बोला, 40 रुपया किया और अपने झोले में लगाया और वो घूम रहा है। मैं जो कह रहा हूं, जो एक सेकंड, जो निखिल जी कह रहे हैं ना, ये गलत नहीं कह रहे हैं। यही समस्या है कि 2014 से या गुजरात में इस देश का विपक्ष भारत के बदले हुए मानस, वेब की बदली हुई परिभाषा, चुनाव के पीछे के बदले हुए अंक गणित और हिंदुत्व और राष्ट्र का जो राष्ट्र चेतना के प्रभाव को समझने में पहले भी विफल था। आज अब वैसे लोग नहीं दिखे। 20-25% लोग इस प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण से अंदर से जो है मन बना चुके हैं, वो उसको बोलते हैं संतृप्त है, शांति से वो काम कर रहे हैं, तो अब वो वेब नहीं दिखेगा, लेकिन वो वेब परमानेंट हो जाता है। वो ये नहीं है कि ऐसे उठेगा और ऐसे गिरेगा। ओके, धनंजय जी, एक मिनट, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट उस पर हूं, मैं इसलिए जानना चाहता हूं। धनंजय जी, एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, धनंजय जी, क्या आपको लगता है, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि बीजेपी भी राम मंदिर को बहुत बड़े तरीके से चुनावी मुद्दा नहीं बना रही है चुनाव में? ये लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री की जो 206 अगर चुनावी रैलियां कहें, उनमें शायद 1/3 में भी मुश्किल से जो है राम मंदिर का जिक्र होगा। क्या आपको लगता है राम मंदिर को इशू ऐसा था जो टच नहीं कर रहा था, या आपको लग रहा था इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना है, या फिर क्या वजह थी कि बीजेपी इस पे बहुत फ्रंट फुट पे खेलती नजर नहीं आई? देखिए, राम हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं, राम हमारे लिए जीवन मूल्य है। हमने राजनीति राम के नाम पर नहीं की, हमने राजनीति को ही राम के नाम कर दिया। हमने 5-5 सरकारें खोई है उस राम के नाम पर, जिस राम राज्य का सपना बापू ने देखा था, उस राम राज्य के नाम पर जो संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस राम दरबार को लगाया, उस राम को कांग्रेस ने जब काल्पनिक बताया, साबरमती के संत का सपना साबरमती के संतान ने जब उसको पूरा किया, और हम शुरू से कह के आए, हमने अपने मैनिफेस्टो में शुरू से लिखा कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, तो हमने जो कहा वो किया। और कांग्रेस और बाकी दल इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, वो तुष्टीकरण विस्तार से इस देश में राजनीति को रफ्तार देने की कोशिशें होती रही। आज सरजू के किनारे भारत की सभ्यता का, भारत की संस्कृति का जो सूर्योदय हुआ है, वो इस देश का आम जनमानस का एक व्यक्ति जान रहा है, आने वाली पीढ़ियां जान रही है, यूथ जान रहा है, सब कोई जान रहा है। और जो आप वेव की बात करते हैं, प्रो इनकम्बेंसी है, इस देश में राजनीति की एक नई धारा बही है। आज तक एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, अब प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही। 2014 में हम जितनी सीटें लाए, 19 में उससे ज्यादा लाए, 24 में उससे ज्यादा ला रहे। और इस भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता के साथ अलायंस है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण। कांग्रेस पहले बंटवारे की राजनीति करती थी, 5 सीटों 5 जब चुनाव हो गए तो कांग्रेस बंटवारे की राजनीति करने लगी। कांग्रेस ने कहा कि 5 किलो ही दे रहे हैं, हम 10 किलो दे रहे हैं। अरे भाई, पर तुम बंटवारे में तोल रहे हो, या देश के दिलों में नरेंद्र मोदी बसे है और तुम किलो में तोल रहे हो। किलो में तोलना है कांग्रेस को तो अपने चरित्र को तोले, अपने चिंतन को तोले, अपने करप्शन को तोले, अपने किए कार्य को तोले। लेकिन वेव वाले पॉइंट में निकल 10 सेकंड मैं आ रहा हूं जी। देखिए, आज के मॉडर्न दौर के अंदर वेव जो है वो महिला 50% वोट निर्धारित करता है, और एक वेलफेयर वेव है। मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम ने गरीब की मदद करी है, तो सड़क पे चिल्ला के नहीं बोले हुए मोदी 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 के साथ में हूं, वो अंदर ही अंदर साइलेंट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर एक पिता अपने बच्चे से जब शुरुआत में प्यार करता है, मान लीजिए इनिशियल जब मैरिज होती है, तो पहले तो एक्सप्रेसिव लव होता है, फिर जब समय गुजर जाता है तो ऐसा नहीं कि एक्सप्रेसिव लव होता है, पर बॉन्ड डीप हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बॉन्ड डीप होते गया, वो एक्सप्रेसिव बेशक नहीं हुआ, इसीलिए 19 में लोग नहीं पकड़ पाए थे। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि ये किशोर, मैं आऊंगा, क्योंकि देख मैं जरा उस तरफ अपने सहयोगियों के पास जा रहा हूं, और मैं आपको ये भी बताता हूं, मैं बहुत जल्दी जो है आपको
क्योंकि निखिल जी ने एग्जिट पोल को लेकर भी कुछ सवाल उठाए, तो वो भी हमें समझ लेना चाहिए। 2014 और 2019 का जो एग्जिट पोल था वो नतीजों के कितने नजदीक था, उसको भी एक बार देखेंगे, वो डेटा देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगियों के पास जा रहा हूं। कुछ चीजें समझनी जरूरी है इन चुनाव में, उनको भी समझ लेता है कि जिसका निखिल भी लगातार जिक्र कर रहे थे, तो वो मैं अतुल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इन चुनावों में एक इंपॉर्टेंट बात जो है, एक अलायंस जो है बदला। यूपीए जो है वो इंडी गठबंधन हो गया, उसमें कुछ नई पार्टियां आई, कुछ अलग तरह से अलायंस हुआ। लेकिन ये जो अलायंस है ये जमीन पर उस तरह से क्लिक होता नहीं दिख रहा। क्या आपको लगता है, क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल अलायंस भी भटका रहा, और मतलब पार्टी का चाहे वो कांग्रेस रही हो, कांग्रेस का जो कैंपेन था वो पूरा भटका हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अलायंसेस भी अपने ठीक ढंग से नहीं चुने, और भटके हुए को मैं ये कहूंगा कि आप राहुल गांधी का कैंपेन कैसे भटका हुआ था, आप उसको देखेंगे कि राहुल गांधी एक रैली करते हैं केंद्रापाड़ा में उड़ीसा में, जहां चुनाव 6वें फेज में है, और वो पहले फेज के चरण में वहां चुनाव रैली को एड्रेस कर रहे हैं। एक चीज, अब निखिल जी ने कहा कि ये एग्जिट पोल को कई बार झूठ मतलब गलत हो सकते हैं, ये 2004 के उस भ्रम में चल रहे हैं। एग्जिट पोल देखिए इतना नहीं चेंज हो जाता है। सर एक मिनट में आऊंगा एक मिनट जी। एग्जिट पोल इतना नहीं चेंज हो जाता है। 2004 का जो चुनाव हुआ था उसका एग्जिट पोल 1999 के बेस पे हुआ, जब बीजेपी की 28% वोट शेयर था, कांग्रेस का 24% वोट शेयर था। आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप 50% वोट को आप इधर चेंज करेंगे, 33% से 32% से चेंज करेंगे, तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 15% का वोट शेयर आप नहीं लेकिन अतुल आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, मैं उस पर आऊंगा। आपने कहा कि कांग्रेस ने अपने एलाइज जो हैं वो ठीक से नहीं चुने। मतलब आप, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में विकल्प क्या था? क्या आपको लगता है कांग्रेस को बीएसपी के साथ जाना चाहिए था? वो ज्यादा आप बीएसपी के 13% वोट शेयर छोड़ के आप 2% वोट शेयर वाली पार्टी के साथ आप मतलब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया। ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने लायक काम है कि आप 13% छोड़कर 13% वोट शेयर बसपा का है, जब आप 19 में लड़े तो एक अच्छा खासा आपने फाइट दी। यहाँ पे समाजवादी पार्टी खुद घिरती हुई नजर आ रही है। आप ये सोचिए, और ऊपर से अगर आप मैंने देखिए 2 महीने 3 महीने पूरे डेटा को एनालिसिस किया है। मुझे जो एग्जिट पोल आ जाए हैं, मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये एग्जिट पोल यही नतीजे आने वाले। लेकिन ये एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट नतीजे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर आप 224 सीटें भाजपा की देखिए, 224 सीटें ऐसी थी जिसपे 50% से 72% तक वोट शेयर भाजपा ने पाया। आप कितना डाउन कर देंगे? 23 सीटों 50% से ज्यादा वोट शेयर राजस्थान में, 23 सीटों पर, 25 सीटों पर 50% मध्य प्रदेश में, 40 सीटों पर उत्तर प्रदेश में। आप कितना डाउन करेंगे 50%? ओके, क्योंकि आपने जो बात की, मैं राजेश उसी बिंदु से उठाता हूं जो अतुल ने कहा। यूपी में बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो अलायंस था उसको और बेहतर हो सकता था। लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूं इसी कंटेक्स्ट में, क्योंकि बिहार में जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं बीजेपी की सीटें वहां पर कम हो रही हैं। अगर गठबंधन की बात करूं, गठबंधन की सीटें कम हो रही हैं काफी बड़ी तादाद में, करीब 10 सीटों का घाटा वहां दिख रहा है। क्या वहां कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर जेडीयू के साथ जाकर गलत डिसीजन लिया? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी वहां अकेले लड़ती तो शायद ज्यादा बड़ा फैक्टर रहता। और दूसरा सवाल ये, राम मंदिर का इशू अगर उत्तर प्रदेश में है, देश भर में है, तो बिहार में क्यों नहीं क्लिक करता दिख रहा? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है अशोक जी कि 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव को मैंने बिहार में कवर किया था। उस वक्त हमने देखा कि जाति की जो दीवार थी वो बिल्कुल ढह सी गई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा, उनका ओबीसी होना, बिहार में जो लालू प्रसाद के स्वजातीय जो वोटर थे, उन्होंने एक बड़ा चंक जो उसका था, जो लालू प्रसाद के स्वजातीय वोटर थे 14 में भी और 19 में भी, ओबीसी होने के नाते कहें, हिंदुत्व के नाते कहें, या पीएम मोदी का जो एक विकास का चेहरा है उसके नाते कहें, वह दीवार ढहकर बिल्कुल मिट्टी में मिल सी गई थी। और एक बड़ा चंक जो था लालू प्रसाद के स्वजातीय वोटर का, वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। और शायद यही वजह थी कि 2019 में 56% तो इस बार ऐसा क्यों? लेकिन हाँ, इस बार वही मैं बता रहा था आपको, जो बात आप कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में मुझे जो लगा, पहले फेज से
चौथे पांचवें फेज तक जब मैं रहा वहां पे, हमने देखा कि शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और नीतीश कुमार का साथ होना, कार्यकर्ताओं के लेवल पर कई तरह की चूक थी, और आखिरी फेज तक यह देखा गया जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से या जेडीयू के कार्यकर्ताओं से बात हुई तो मामला धरातल पर बहुत पैचअप नजर नहीं आ रहा था, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू, दोनों पार्टियों को, हाँ, और लोजपा और जेडीयू ये भी दोनों को डिच करते हुए नजर आए। इन दोनों के जो कार्यकर्ता थे वो 2020 के चुनाव में जो चिराग पासवान ने 143 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, उसका भी रिफ्लेक्शन इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा था। ऋषि कुछ जोड़ना चाह रहे हैं उसमें, शायद ऋषि कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ ऋषि। इस चुनाव में जो एक और चर्चा है, मुझे लगता है कि हमारे इतने बड़े प्रोग्राम में एक चर्चा को करना और ज्यादा जरूरी होगा। जो विपक्ष ने जिस तरीके से कुछ मुद्दों की तलाश की है, अब वो मुद्दे कितने सार्थक साबित होंगे। अगर वो मुद्दे सार्थक साबित नहीं हो पाते हैं, जो एग्जिट पोल है यही हमारा परिणाम में रहता है, तो मुझे लगता है विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब आने वाले चुनाव भी बनने जा रहे हैं। विपक्ष ने संविधान को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, और ये मुद्दा बनाना और उसके बाद अगर वो विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कोई गुंजाइश बचेगी भविष्य की मैं यहाँ राजनीति। थोड़ा सा आपसे असहमत होते हुए ये कहूंगा कि संविधान खतरे में है, ये पूरी तरह से फेक नैरेटिव था। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यही मुद्दे जो है 2019 में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल उठा चुके थे। बार बार कहते थे कि मोदी अमित शाह आए तो संविधान बदल देंगे, तानाशाही आ जाएगी। आप काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा सकते, और ये फेक नैरेटिव था। अगर मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि अगर इसके बजाय पूरा विपक्ष, मान लीजिए बेरोजगारी या कुछ ऐसे मुद्दे, अगर वो ज्यादा प्रखरता से उठाता तो शायद उसको ज्यादा फायदा होता। विनोद जी, एक अलग चीज बता रहा हूं। जो बात आपने अभी बताया एलायंस के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज का। देखिए, इंडिया गठबंधन की आज मीटिंग थी, और इस मीटिंग में आप ये देखिए कि पंजाब में इलेक्शन चल रहा है। हाँ। और पंजाब के इलेक्शन को छोड़ के अगर वहां अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान वहां बैठे हुए हैं जहां दोनों पार्टियां फाइट में है। हाँ। ममता बनर्जी नहीं आई है, स्टालिन नहीं आए हैं, तो आप इसको कैसे सिंक कह सकते हैं कि ये पूरे एलाइज जो 28 के थे वो ये आपस में सिंक किए हुए थे। तो पूरे एलाइज का जो चुनाव का मकसद था, उसका मकसद सिर्फ मोदी को रोकना था, उनका जीतना नहीं था। कोई भी एलाइज पार्टी या पूरा इंडिया गठबंधन जीतने के लिए नहीं चुनाव लड़ रही थी, वो सिर्फ हराने के लिए लड़ रही थी, मोदी को रोकने के लिए लड़ रही थी। एक पॉइंट ये। दूसरी बात जो राजेश कह रहे थे उससे मैं अलग बात कर रहा हूं। बिहार वो स्टेट है जहां की महिलाएं, जो प्रदीप कह रहे थे एम फैक्टर, महिलाएं 11% मेल से ज्यादा वोट किया है। वहां 10 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। मैं जो भी अभी आपको एग्जिट पोल में हो, बिहार का नतीजा, बिहार में कास्ट लेस जो वोट है वो महिलाएं का है। महिलाएं किसी कास्ट को नहीं मानती, महिलाओं के पास कोई MY माई बाप का फैक्टर नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा था इनको कि जो महिला फैक्टर है वह बिहार में सर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई पड़ा, खास करके सीमांचल और जो कोसी का इलाका था। लेकिन उसमें एक नीतीश कुमार की भी बड़ी भूमिका मुझे दिखाई पड़ी। जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि नीतीश कुमार बिल्कुल सबोटाज हो चुके हैं, उनका फेस वैल्यू खत्म हो चला है, वहां पर मैं इस बात को कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के प्रत्याशी भले ही कमजोर थे, लेकिन अति पिछड़ा वोटर और जो महिला वोटर था वह नीतीश कुमार की वजह से वोट कर रहे थे। यह हमने कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और मगध के, नहीं ठीक है, वो सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि बड़ी बात तो यह है ना कि वहां पर 10 सीटों का नुकसान जो एग्जिट पोल के अनुसार दिख रहा है। लेकिन एक सवाल इस चर्चा में बार बार आ रहा है, ये एग्जिट पोल जो है इस पर कितना ट्रस्ट किया जाए, क्या ये नतीजे जो है परिणामों में बदलेंगे, ये बार बार बात आ रही है। तो ब्रेक के एक छोटा सा ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं और प्रदीप आपको एक बार फिर दिखाएंगे 2014 और 2019 के एग्जिट पोल कितने करीब थे नतीजों के, और उसके बाद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा तमाम मेहमानों के साथ। देखते रहिए डीडी न्यूज पर तमाम जो एग्जिट पोल हैं उनका निचोड़ हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको पोल ऑफ द पोल्स दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहिए मेरे साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। एज पे, हाँ यहाँ पे देखना किस तरह मेरा कैमरा कौन सा? नहीं, कैमरा आपको ये करूँ। फोटो। और इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम जो एग्जिट पोल हैं, उन एग्जिट पोल का निचोड़ हम आपको बता रहे हैं। पोल ऑफ द पोल्स में तमाम एग्जिट पोल एक बार फिर ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए एक बार फिर से इस सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, बड़े मार्जिन के साथ 300 से ज्यादा सीटें लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि क्या एग्जिट पोल जो है वो सही होते हैं? तो उसको समझने के लिए मैं आपको 2014 की हम बात कर लेते हैं। 2014 में एग्जिट पोल क्या थे और नतीजे क्या थे, तो आपको ये मैं बता दूं 2014 का एग्जिट पोल जो है वो एनडीए को कितना दिखा रहा था। CNN IBN जो है लोकनीति 276 सीटें दिखा रहे थे, यूपीए को 97 सीटें, 148 अदर्स को। इंडिया टुडे सिसरो का जो एग्जिट पोल था वो दिखा रहा था 272 सीटें एनडीए को, 115 सीटें यूपीए को, 156 सीटें अदर्स को। और न्यूज 24 चाणक्य का 340 सीटें दिखा रहा था एनडीए को, और एनडीए लगभग इसके पास पहुंची थी। 70 सीटें यूपीए को, 133 सीटें दिखा रहा था वो अदर्स को। टाइम्स नाउ ORG का एग्जिट पोल 249 सीटें दिखा रहा था। और इसी तरह से मैं अगर बाकी एग्जिट पोल की बात करूं तो इंडिया टुडे सी वोटर का 289 सीटें, एनडीए और हंसा रिसर्च, एनडीटीवी हंसा रिसर्च 279 सीटें, ये 289 थी, 279, 280 सीटें बीजेपी को दिखा रहा था CSDS, और 283 था पोल ऑफ द पोल्स। यूपीए को 105 था, अदर्स के खाते में 149 था। तो ये 2014 के जो है एग्जिट पोल थे। प्रदीप, लगभग इसमें जो है जो एक सर्वे था उसने कहा कि 340 के आसपास और लगभग उतनी सीटें हुई। तो नतीजे एक बार नतीजे देख लेते हैं। तो नतीजे क्या थे? एनडीए को मिली थी 336 सीटें एनडीए को मिली थी। और एग्जिट पोल जो हैं, कुछ ज्यादातर एग्जिट पोल इसके कम दिखा रहे थे। एक एग्जिट पोल दिखा रहा था जो इसके करीब है। यूपीए को 59 सीटें जो हैं उसके खाते में गई, और अदर्स के खाते में 148 सीटें गए। ये एग्जैक्ट नतीजे थे। तो एग्जिट पोल ने पकड़ लिया था 2014 में। अशोक जी, दो तरीके के चुनाव होते हैं, वेव इलेक्शन और नॉन वेव इलेक्शन। जो वेव इलेक्शन होते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा उसमें अपसाइड या डाउनसाइड एक तरफा होता है। तो ट्रेंड, कई एग्जिट पोल जो कंजर्वेटिव खेलते हैं वो ट्रेंड दिखाते हैं, जो होते हैं जो बेसिकली एक्सट्रीम्स पे खेलते हैं वो वेव इलेक्शंस के अंदर सही हो जाते हैं। और जब वेव इलेक्शन नहीं होता तब आपको सीट वाइज आकलन करना पड़ता है। जैसे झारखंड का चुनाव हो गया, तो ये वेव इलेक्शन है, तो इसमें लगभग ट्रेंड सबने सेम ही दिखाया। जिसने 340 दिखाया वो एक्सट्रीम पे चलेगा, और ऐसे ही होता है वेव इलेक्शन के अंदर। ऐसे ही 19 में, अगर आपको याद होगा, हम लोग ने जब जन की बात, मैं 19 का दिखाता हूं, लेकिन 2014 में आपने क्या, हम लोग तब मार्केट में नहीं थे, हम लोग 2017-16 से आए थे। तो लेकिन जब ये आया था तो बहुत सारे लोग, मुझे अभी भी याद है, जो 350 के आसपास एग्जिट पोल दिखा रहा था, लोग कह रहे थे तो बकवास है, और उसी के आसपास जाकर ये आंकड़ा जाके बैठा। अशोक जी, क्योंकि लोग अपने बायस और अपने बायस के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। मैंने ये देखा है कि देश की जनता एक वेव इलेक्शन में एक तरफा वर्डिक्ट देती है, और अब 2014 के बाद हर इलेक्शन में देख लीजिए कंफ्यूज्ड वर्डिक्ट नहीं आया है। कर्नाटका 2018 के अंदर भी वो पॉकेट वोट जेडीएस का था, इसीलिए जब हमने सही कहा था कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। तो बड़ी बात है, देश की जनता या तो जिताती है अशोक जी, या हराती है। जब जिताती है छप्पर फाड़ के जिताती है, जब हराती है तो छप्पर फाड़ के हराती है। तो अब देश की जनता भ्रम में नहीं है, राजनीतिक पार्टियां भ्रम में रहे, विपक्ष जो है, तमाम नेता भ्रम में रहे, लेकिन जनता भ्रम में नहीं है। चलिए 2019 के एग्जिट पोल देख लेते हैं। 2019 में क्या एग्जिट पोल था? इंडिया टुडे एक्सेस 352 प्लस 13 एनडीए को दे रहे थे, 93 प्लस 15 यूपीए को दे रहे थे। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का 350 प्लस 14 दे रहा था एनडीए को, 95 प्लस 9 यूपीए को। और CNN IBN जो है 336 दे रहा था एनडीए को, 82 यूपीए को। VDP एसोसिएट 333 एनडीए को, 115 यूपीए को। सुदर्शन न्यूज ने 313 दिए थे एनडीए को, 121 यूपीए को दिए थे। और अदर्स के खाते में कुल मिलाकर देखते हैं तो लगभग 82, 97, 124, 94, 109। तो लगभग ये 2019 में सभी ये पढ़ पा रहे थे कि नतीजे क्या एग्जिट पोल एक बार टाइम्स नाउ। बिल्कुल, तो इस वक्त हम लोग रिपब्लिक और जन की बात ने भी लगभग
350 का आंकड़ा दिया था, तो प्री पोल के अंदर भी दिया था, तो सबने उस वक्त पढ़ लिया था। पर बड़ी बात अशोक जी है, मैं उसको कह रहा था, मुझे याद है जब हम लोग ने प्री पोल ओपिनियन पोल किया था तब सब लोग हंग हाउस देख रहे थे। तो अगर आप ओपिनियन पोल के नतीजे देखेंगे तब हम लोग ने 300 प्लस कहा था, तो 3 महीने तक हमको गालियां पड़ी थी। फिर जाके मई 23 के बाद में वो गालियों का जो द्वार है वो कम हो गया। तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो मैं अगर 2019 की बात कर लूं, कुछ और जल्दी से देख लेते हैं। टाइम्स नाउ 306 प्लस 3, इंडिया टीवी सीएनएक्स 300 प्लस 10 और सुवर्णा न्यूज जो 305, इंडिया न्यूज पोल स्टार्ट जो है 287, सी वोटर 287 और यूपीए 132 3, 120 5, 124, 128, 128 और यहां पर अदर्स के खाते में 104, 122, 102, 127, 127। दो बातें आपने कहा, 3 महीने पहले जो आपने प्री पोल दिया था वही एग्जिट पोल के नजदीक। इसका मतलब दो बड़ी, इसका मतलब कि जो बार बार ये कहा जाता है कि पुलवामा का असर, वो पुलवामा का असर वैसा नहीं था। और दूसरी बात, लोग अपना मन नहीं बदलते 2-3 महीने में। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में वेलफेयर के नाम पे वोट देना तय कर लिया था। वो 300 प्लस थे, 352 तक पहुंच गए थे, बस वो इतना फर्क होता है। ये नतीजे आ गए। एनडीए 353 सीट थे, तो यानी एग्जिट पोल यहां पर बिल्कुल सही। आपने कितने दिए थे? हम लोग ने प्री पोल के अंदर 340 दिया था और पोस्ट पोल के अंदर हम लोग ने 340 से 360 दिया था। तो यानी प्रदीप का भी आंकड़ा जो है बिल्कुल सही था। और कई सारे ज्यादातर रिपब्लिक जन की बात, और इसी तरह से यूपीए 91 सीट जो है। और अगर नतीजों में देखेंगे तो अदर्स के खाते में 99 सीट गई थी। तो ये डेटा दिखाता है, ये दो डेटा जो दिखाए वो दिखाता है कि एग्जिट पोल मैक्सिमम जो है सही साबित होते हैं। अशोक जी, बड़ी बात यह है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी कोई स्ट्रांग लीडर होता है उसके या तो पक्ष में माहौल होता है, उसके विपक्ष में माहौल होता है। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में देश के माहौल है, इसीलिए जो नतीजे होंगे वो हम सबको सरपास भी कर देते हैं और एक तरफा होते हैं। जब लीडरशिप वीक होती है, जैसे 1990s का दौर था, जब गठबंधन की बात हो रही थी, तब जो है आपको मिली जुली सरकारें दिखती है। अगर अब आप स्टेट वाइज में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग लीडरशिप, बंगाल में स्ट्रांग लीडरशिप, हर जगह स्ट्रांग लीडरशिप है। तो या तो एक तरफा जीतती है और एक तरफा हारती है। अभी 24 में एक तरफा नरेंद्र मोदी जी के जीत के सेंटिमेंट्स ग्राउंड जीरो पर है। एक तरफा नरेंद्र मोदी की जीत के सेंटिमेंट्स प्रदीप यहां कह रहे हैं और बाकी एग्जिट पोल भी कह रहे हैं। तो हम ये मान के मोटे तौर पर चल रहे हैं बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला एग्जिट पोल। और अशोक जी, बड़ी बात यह कि पूरा वोट गवर्नेंस का वोट है। 2014, 1924 के अंदर कोई दूसरे देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। ये मैं बड़ा आपको डेटा पॉइंट बताऊंगा। इवन जवाहरलाल नेहरू ऐसे नहीं हुए थे कि जो 3 सक्सेसिव इलेक्शंस के अपने अंदर अपना वोट शेयर बढ़ाते गए। वोट शेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस और ओवरऑल बढ़ रहा है। 31, 37 और अभी 40 क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। बनारस के अंदर भी जितनी मार्जिन से 2014 में जीते, उससे ज्यादा में 19 में जीते और हमारे एग्जिट पोल से 24 में जीते। ये जो दोनों चीजें कोई देश का प्रधानमंत्री अभी तक नहीं कर पाया है। और नॉन इमोशनल सेंटिमेंट पे जब राजीव गांधी जीते थे, एक इमोशनल सिंपैथी हवा थी। ये प्योर गवर्नेंस का वोट है। मतलब अशोक जी, जितना ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार में रहते हैं उतना ज्यादा उनको वोट पड़ता है। बाकी लीडर्स के साथ क्या होता है, जितना ज्यादा सरकार में रहते हैं उतना वोट घटता है। लेकिन आप जल्दी से, आपने जो बनारस का बताया, काशी का बताया, वायनाड आपका क्या कैलकुलेशन? वायनाड में राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी। और रायबरेली क्लोज है, कांग्रेस निकाल सकते। तो ये भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने, अमेठी बीजेपी जीत सकती है। बनारस बड़ी मैंडेट से इसमें को मैं खुद बनारस होकर आया, तो यहाँ पर जो लोग कह रहे थे कि बड़ा कुछ उल्टा, क्योंकि सबसे ज्यादा अखिलेश यादव बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अखिलेश यादव हंसी का पात्र बन रहे थे जब वो कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे। बहरहाल एक बार फिर जल्दी, अखिलेश यादव जी के घर के लोग ही विश्वास नहीं कर रहे। चलिए जल्दी से पोल ऑफ दी इस वक्त देख लेते हैं। एग्जिट पोल जो है, ये जो आज जो नतीजे दिखा रहे हैं वो सब एक बार फिर से रिपब्लिक टीवी 353 से 368, एनडीए को बड़ी जीत दिखा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष 342 सीटें एनडीए और बीजेपी के पक्ष में। जन की बात 362 से 392। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, प्रदीप का मानना है कि बीजेपी और एनडीए 400 के आसपास पहुंच सकते हैं। रिपब्लिक भारत का भी आपको डेटा दिखाया, कुछ और डेटा जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये जो आज का डेटा है, डी डायनामिक्स 371 सीटें और दैनिक भास्कर 285 से 350 सीटें, न्यूज नेशन 342 से 378 सीटें, सी वोटर 353 से 383 सीटें। और अगर इंडी गठबंधन 125, 145 से 201, 153 से 169, 152 से 182, यानी जो टॉप पॉइंट है वो है 201 सीटें इंडी गठबंधन। आप सहमत नहीं है?
इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर जो है दैनिक भास्कर, प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इम्पॉसिबल है। ये प्रदीप कह रहे हैं कि इतनी सीटें 200 के पास इंडी गठबंधन जाता नहीं दिख रहा। और ये रेंज देखिए अशोक जी, हाँ, रेंज बहुत है। 60 की रेंज कोई 60 की रेंज इज लाइक मोर देन 10%। बिल्कुल, इसमें रेंज बहुत है। चलिए, प्रदीप के साथ हमने आंकड़ों को देखा, अब एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास चलते हैं। इन आंकड़ों पर भी हम बात करेंगे कि ये आंकड़े जो है क्या दिखा रहे हैं और एग्जिट पोल क्या नतीजों में बदलेगा, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, बने रहेगा मेरे साथ। और प्रदीप भंडारी के साथ हम लगातार बात कर रहे हैं पोल ऑफ द पोल्स की, इस ब्रेक के बाद। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, एक बार फिर से इस चर्चा में हम बने हुए पोल ऑफ द पोल्स की बात कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल तमाम आए, उनका निचोड़ क्या रहा, वो बात कर रहे हैं किशोर थुपति। उस कुल मिलाकर ये जो परिणाम है, आपको लगता है कि इसी के नजदीक रहेगा? और आपको कोई एक ऐसा फैक्टर जो आपको सरप्राइज कर रहा है, या आपको लगता है नतीजों में सरप्राइज कर सकता है? ऐसे ही रहेगा। बट ये वेव ऐसे, उसके बारे में भी मैं एक टिप्पणी देना सोच रहा हूँ। मोदी जी का वेव क्या हो गया ना, आदत बन गई। अच्छा 14-19 ये बरकरार हो गया ना, इसलिए सबको लगे आदत बन गई। ये आंधी जैसे नहीं दिख रहा है, ऑलरेडी इट इज पीपल आर एडजस्टेड टू दैट फ्रीक्वेंसी, इसलिए किसी को नहीं दिखते हैं। आप देख लीजिए, गुजरात का भी इलेक्शंस में इतने लास्ट 27 ईयर्स के बाद भी 156 तक आया बीजेपी। ऐसा प्रो इनकम्बेंसी में बढ़ता ही रह रहा है। मोदी जी का कार्यकाल में 14 से 19 से 24 से सब बढ़ता ही रहा। वेव नहीं है तो आप सोच लीजिए साउथ में कैसे आएगा। लेकिन क्या साउथ में वेव थी क्या? अगर मोटे तौर पर बात करो, साउथ में लग रहा था वेव है कुछ पॉकेट्स में। मोदी जी का वेव नहीं है तो कौन वोट डालने वाला है बीजेपी के लिए उधर? मोदी जी का क्या है उधर? कुछ नहीं है ना। पार्टी का भी उतना स्ट्रांग नहीं है, मोदी जी के वजह से वोट डाल रहे। पहले थोड़ा अच्छा फेसेस नहीं था, इसलिए फेस आने के बाद अनामलाई जैसे, बंडी संजय जैसे ऐसा कुछ लोग आने के बाद तेलंगाना सब जगह भी मोदी जी का वोट भी उधर ट्रांसफर हो रहा है। सो देयर शुड बी ए मैसेंजर। क्या टीडीपी के साथ आना बीजेपी को वो फायदा कर रहा है सीधा 100%? टीडीपी के साथ आने के बाद बीजेपी का खुद का बल से उतना ज्यादा आने का संभावना नहीं था आंध्र प्रदेश में। वो अच्छा लीडरशिप नहीं था, इसलिए टीडीपी से आना मजबूरी हो गया, इसलिए वो फायदा भी दिख रहा है। ओके, निखिल 5 सेकंड में पॉइंट बोलूंगा। इकलौता ऐसा स्टेट जहां पे एनडीए का पार्टनर बीजेपी को मदद कर रहा है वो आंध्र प्रदेश। बाकी सब में बीजेपी अपने पार्टनर्स को मदद कर रही है। दूसरी बात भी है, वहां बीजेपी का वोट नहीं था, लेकिन तेलुगु देशम का मानना था कि बीजेपी अगर जुड़ जाती है तो हमारा वोट बढ़ जाएगा, हम जीतेंगे। दोनों पक्ष में और एक उनको उत्तर दे। 1998 में बीजेपी 3 सीटें जीती थी तमिलनाडु से, 3 लोकसभा सीटें 1998 में जीती थी। आंध्रा से 4 आंध्रा से 4 जीती। देखिए ऐसा है कि काम जो है इस संगठन नहीं, इस संगठन परिवार का काम साउथ में बहुत स्ट्रांग रहा है, लेकिन उसका पॉलिटिकल जो रिजल्ट होना चाहिए ना, वो सामने नहीं आता था, क्योंकि एक लीडर खड़ा नहीं था ऑर्गेनाइज करने वाला। अन्यथा वहां काम पहले भी रहे हैं, वहां अटैक्स हुए हैं। केरल में आरएसएस का संगठन सबसे लेकिन केरल में इस बार भी बीजेपी बहुत बड़ा सरप्राइज करते। लेकिन अगर 16-17% वोट लाती है 4 जगह, देखिए त्रिशूर में उसको पिछली बार 30% वोट था, तिरुवनंतपुरम में 2 बार से उस सेकंड पोजीशन में आ रहा है,
4 सीट ऐसे हैं जहां बीजेपी बहुत बेहतर कर रही थी। प्रदीप केरल में आप क्या, आपका देखिए, आकलन 2 क्या है? सीटें जहां पे बीजेपी टक्कर में, त्रिवेंद्रम और त्रिशूर, जिसमें से ये दोनों सीटें निकल सकती है, पर अभी टॉसअप सीट है तो इसलिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता। वही सीट को मैं कंफर्म कहता हूं जहां पे मार्जिन मुझे 50,000 से ज्यादा की दिखती है। ओके निखिल, कुल मिलाकर लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी, जो एलाइज बनाए वो भी जो है एक जल्दबाजी में कि भाई नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है, और जो कंफ्यूजन होता रहा पहले दिन से इंडी गठबंधन बनाने के बाद, कोई है कोई नहीं है। आप दिल्ली में जो है लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस, पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन भी तो पब्लिक देखती है ना। देखिए, राजनीतिक अलायंसेस में तो ऐसा होता ही है। यूपीए में भी सीपीआई थी, लेकिन केरला में कांग्रेस और सीपीआई खिलाफ थे। क्या उनकी सरकार नहीं बनी? 10 साल सरकार नहीं चली। और अभी हमने पिछले एग्जिट पोल्स के 2014 और 2019 के एग्जिट पोल्स के नतीजे देखे। एक बारी मैं 2004 के एग्जिट पोल्स की भी बात करना चाहूंगा। एनडीटीवी एसी नीलसन ने एनडीए को दिए 230 से 250, स्टार न्यूज सी वोटर ने दिए 263 से 275, आज तक मार्ग ने दिए 248, सहारा डीआरएस ने दिए 278, जी न्यूज तालीम ने दिए 249, आए कितने? 181। सारे के सारे एग्जिट पोल बाय अ लार्ज फैक्टर गलत हुए। प्रदीप जी ने एक चीज कही कि वेव इलेक्शन में एग्जिट पोल्स एक रुझान बता देंगे, जो एक्सट्रीम पे खेलेंगे वो सही नंबर ले आएंगे और जो कंजर्वेटिव खेलेंगे वो रुझान के साथ चलेंगे। मेरा मानना ही यह है कि इस इलेक्शन में कोई वेव नहीं थी, इसलिए इसमें गलत होने के एग्जिट पोल एक मिनट अतुल, क्योंकि उन्होंने बहुत पुराने पॉइंट्स से मैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। धनंजय जी ने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र था, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि राम मंदिर हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अंग्रेजी में कहावत होती है साहब, यू कांट हैव योर पुडिंग एंड ईट इट टू। एक चीज, या तो राम मंदिर आपके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है या नहीं है। बात यह है पर बोलना है कि नहीं। ठीक है धनंजय गिरी, उसके बाद मैं अतुल आपके पास आऊंगा। एक मिनट। कहा कि राम हमारे लिए जीवन मूल्य है, आस्था का विषय है। राम भारत का भूषज है, भेषज है, नीति है, नियत है, नियंता है, नियत तत्व है। यह जीवन जिस तरह से भारत ने राम के खड़ाऊ को अपने सर पे रखा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हृदय में रखा कि हम राम राज्य को स्थापित करेंगे, और हमने राम के नाम पर राजनीति नहीं की। पूरी बात सुनिए, राजनीति को ही राम के नाम पे समर्पित कर दिया। राजनीति को राम के नाम पे कुर्बान किया। भारत ने श्री राम के खड़ाऊ अपने सर पे रखे होंगे, लेकिन मोदी जी की पार्टी ने मोदी जी को बड़ा बना के राम जी को छोटा बनाया। और इनके कैंपेन का गाना क्या था? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इतना अहंकार था भाजपा के कैंपेन में कि ये कहने लग गए कि भगवान को हम लाए। संबित पात्रा ने बोल दिया भगवान जगन्नाथ मोदी जी की आराधना करें। ठीक है, मुझे कांग्रेस अगर इस देश की संस्कृति को समझ पाती तो ये हाई दुर्गति में नहीं आती। राम किसके हैं? राम वनवासियों के हैं, गिरवासियों के, पुरवासियों के हैं, भीलों के हैं, जंगल के हैं, पशु पक्षियों के हैं। इस देश के कण कण में राम व्याप्त है, क्षण क्षण में राम व्याप्त है। राम बसे हैं भील के घरों में, राम बसे हैं केवट के परों में, राम बसे हैं जटायु के परों में। राम कहाँ है? अगर कांग्रेस समझ पाती सुनिए, मैं एक मिनट मैं सिर्फ निखिल ने आप जो कांग्रेस की हालत यह हो गई कि 5 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी एक परिवार के कब्जे में है, जो लोकतंत्र के लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। पंडित नेहरू, उनके पिताजी राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, लेकिन मैं उसके अलावा 5 पीढ़ियों के बाद कांग्रेस पार्टी का ये गांधी परिवार कांग्रेस में वोट नहीं दिया। मैं ये बात आपने इंटरेस्ट, लेकिन मैं एक बात निखिल, लेकिन एक मिनट मैं एक बिंदु कर दूं, फिर आप अपनी बात बोले, क्योंकि निखिल ने जो एक बात की थी मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूं। निखिल ने कहा कि राम हमारे लिए भी श्रद्धा का विषय है, लेकिन निखिल सबसे बड़ी बात है इसी चुनाव में आपके कितने नेताओं ने यह कहकर पार्टी छोड़ी कि आपके यहाँ राम का नाम लेना आपके यहाँ एक मुश्किल होता है, और उसके लिए राम का नाम लेकर पार्टी में सरवाइव नहीं कर सकते। लंबी फेहरिस्त है, ये सब चीजें कांग्रेस के भीतर का कालनेमी रामनामी ओढ़कर कभी कभी मंदिर जाने की कोशिश करता है।
लेकिन कांग्रेस करप्शन के कितने करीब है, कभी कभी मंडल कमीशन के करीब भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके नेताओं के घर बंडल मिलते हैं, कमीशन मिलते हैं, मंडल कमीशन नहीं पता चलता। और रामनामी पढ़ करके जो कालनेमी कांग्रेसी जो जाने की कोशिश करते हैं, तो इस देश की जनता जानती है। देखिए पॉलिटिक्स राम पे कब होती है, जब कांग्रेस पार्टी एक्सप्लिसिटली एंटी राम स्टैंड लेती है, प्रो राम स्टैंड लेती है। एग्जांपल, जब राहुल गांधी का नामांकन हो रहा था, मीडिया में क्या खबरें प्लांट की गई थी, अरे वो अमेठी जाएंगे, अरे वो रायबरेली जाएंगे, उसके पहले प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल। नतीजा क्या निकला, नहीं करे गए। जनेऊधारी ब्राह्मण पहले थे, उसके बाद भूल गए। तो जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे तो पैरेलल तो ड्रॉ हो गई। ओके विनोद पुरानी बात का जवाब देना, एक मिनट आप जवाब दीजिए, एक मिनट विनोद। हाँ, बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं, लेकिन हम लोग मुद्दे की बात नहीं कर पाते। मुद्दे की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 75 दिन आप दूसरा माइक लीजिए, 75 दिन का जो चुनाव का, अगर आप एक मुद्दे को देखें, हम लोग भी बहुत करीब से इस इलेक्शन को देखा है, बहुत करीब से इलेक्शन का प्रोग्राम करते रहे हैं। आप पूरे इलेक्शन को प्रोग्राम को देखिए, मोदी प्री इलेक्शन और उसके बाद के इलेक्शन में जो विकसित भारत संकल्प लेके जो बात कर रहे थे, मोदी एक उस भारत की बात कर रहे थे कि दुनिया के आंख में आंख मिला के बात भारत आज की तारीख में कैसे कर रहा है। उस भारत में जब आप कहते हैं कि हम खटाखट इकोनॉमी को ला रहे हैं, जो आपके पॉकेट में सीधे 8,000 रुपये आएगा खटाखट, आपने देखा होगा कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव है, उनको लगा कि ये भारत नंगा फकीरों का है, बस खटाखट बोलो और वो लोग वोट में छाप देंगे। ये अंडर एस्टिमेट जो किया है इस बार देश के वोटर्स को, उसने बता दिया है कि वोटर्स का एक स्वाभिमान है। जो फ्री बी से अगर ये सारी चीजें होती तो शायद इस देश में कांग्रेस छोड़ के कोई नहीं जीतता। लेकिन विधानसभा मैं दूसरी बात नहीं, ये बात गलत है लोगों की सोच। विधानसभा का चुनाव कहीं भी आप एक बात जान लीजिए, उस स्टेट गवर्नमेंट की एक एंटी इनकम्बेंसी रही है, उसमें बहुत ज्यादा काम वहां फ्री भी नहीं किया है। आप इस देश के वोटर्स के स्वाभिमान के साथ चोट करते हैं जब आप कहते हैं हम ये फ्री में दे रहे हैं। दूसरा चीज में एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं जल्दी से, कि आप पूरे इलेक्शन के कैंपेन का आपका नैरेटिव था संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो जो पीएम मोदी इस देश के एक टेस्टेड प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी और जब अभी प्राइम मिनिस्टर है तब भी, इस देश का कौन मतदाता होगा जो ये बात मान ले कि 10 साल में अगर मोदी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया तो तीसरे टर्म में आके वो छेड़छाड़ कर देगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। फिर मैं आपको जी और बाकी लोगों के पास आता हूं जी। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी एक मुद्दा था और अभी विपक्ष यही नहीं समझ पाया है कि भारत में कितना बदलाव हो चुका है। वो 70 के सोशलिस्ट भारत को सोचकर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को मुद्दा बता रहा है। अब आज का युवा ये नहीं चाहता है कि आप मुझे उस टाइप की चीजें, आप मुझे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए, आप मुझे संविधान में बदलाव करवाइए, ये सारी चीजें अब बिल्कुल नगण्य हो चुकी हैं। तो ये सारे मुद्दे गौड़ हो चुके हैं और कांग्रेस का सेल्फ गोल है ये। सेल्फ गोल कांग्रेस का। एक देखिए, आप कल को कहें कि मैं आपको चांद पे लेके चले जाऊंगा और 1 घंटे में ले जाऊंगा, जनता विश्वास नहीं करेगी। जनता क्रेडिबिलिटी में विश्वास रखती, इसीलिए कांग्रेस ने 2019 के पहले भी न्याय का वादा किया गया था। जिस स्टेट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब भी वो 90% सीटें बीजेपी को जीती, बिकॉज क्रेडिबिलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी में विश्वास है लोगों को कि अगर वो कहते हैं तो करते हैं। कांग्रेस के उसमें लोगों को विश्वास नहीं है, इसीलिए नहीं हो पा रहा। लेकिन युवराज इस चुनाव में, एक मिनट आ रहा हूं जी, इस चुनाव में एक और बड़ा मुद्दा था जिसका हमने अभी बात नहीं करी। एक तरफ राहुल गांधी, जिसका अभी जिक्र भी हुआ, वो खटाखट कह रहे थे कि आपके अकाउंट में पैसा गिरेगा, 1 लाख रुपए आपको साल का मिलेगा, खटाखट मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कह रही थी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। क्या ये मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को छुए, क्या इनका इंपैक्ट हुआ? देखिए, चुनाव में मैंने देखा कि 7 जो फेज है सब में मुद्दे थोड़े थोड़े बदले गए, लेकिन मैनिफेस्टो को मैंने भी पढ़ा था और मैनिफेस्टो को इन टोटालिटी अगर मैं देखता हूं तो एक क्रम था पूरा। आंध्र प्रदेश में जो रिजर्वेशन लाया, फिर वीरप्पा मोइली की सरकार जो रिजर्वेशन लाई जिसको कोर्ट्स ने खारिज किया, फिर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, बकौल मनमोहन सिंह 2 बार कहा गया कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और तो और सरकार, कांग्रेस का अभी का मैनिफेस्टो कहता है कि जो सरकारी ठेके होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे,
प्राइवेट नौकरियां होंगी, सरकारी नौकरी होगी, सब जगह रिजर्वेशन देंगे। तो ऐसा ये नहीं जो कहता। ये था आप पढ़िए पर्सनल लॉस के अंदर। तो ये जो बात है जब माइनॉरिटी आप पढ़िए मैंने पढ़ रखा है, आप भी पढ़िए, ये अशोक जी पर्सनल लॉस किसके हैं? क्या पर्सनल लॉस जैनों ने मांगे, क्या बौद्धों ने मांगे, क्या सिखों ने मांगे? वक्फ बोर्ड किसके लिए बनाया? युवराज जी पर्सनल लॉ प्लेसेस ऑफ वर्शिप किसके लिए बनाया? नहीं, आई एम नॉट डन। पर्सनल लॉज आप अपने समय पे मुझे जवाब आजादी दीजिए। से पहले से एग्जिस्ट करते हैं, आज भी हैं। हिंदू मैरिज एक्ट पर्सनल लॉ है, पारसी लॉ पर्सनल, अच्छा हिंदू मैरिज, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पर्सनल लॉ होता है। नहीं क्या हो रहा है? ये देखिए मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं, निखिल जी देखिए है क्या, निखिल जी है क्या, युवराज जी ने जो आरोप लगाया वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, मुझे पेज क्रमांक बता दे कहां पे लिखा है? कहीं नहीं लिखा। बीजेपी ने यही भ्रामक चीजें फैलाई। पर्सनल लॉस के बारे में लिखा हुआ है पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 लॉ देख लीजिए आप। उन्होंने जो कही है बात, निखिल जी आपको मैं एक पेज नंबर बता सकता हूँ, आप पेज देखिए जिसमें उन्होंने बताया क्रोनोलॉजी जो है वो एक तुष्टीकरण देखिए है क्या कि तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा बना। मैं फिर एक मिनट ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ। We will encourage reform of personal laws, ये लिखा है। तो ये पर्सनल लॉस किसके लिए सर? यही तो मैं बात कर रहा हूं। पर्सनल लॉस सबके लिए नहीं है। नेशनल अगर ट्रिपल तलाक को हटाया जाता है तो पर्सनल लॉ में रिफॉर्म है। अगर हिंदू महिलाओं को प्रॉपर्टी मैं यही तो कह रहा हूं सर। महिला विरोधी है, सर मैं यही तो कह रहा हूं। मैं सर सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं सुनिए, एक तरफ मुसलमानों से चलिए युवराज जी सुनिए, देखिए है क्या फैक्ट ये है कि एक तरफ बीजेपी कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक तरफ कांग्रेस निजी कानूनों की बात करती है। तो वो जो देश में अरे फिर वही बात कर रहे हैं। आप निजी कानून की बात कर रहे हैं सर। अरे आप निजी कानून की बात वो आपके है, आपने खुद ही बताया। पहली बात तो मुसलमान रिजर्वेशन की बात लेके आए थे, मैं क्या कह रहा हूं, आप ही के राहुल गांधी की टोपी पहन के कहते हैं कि मैं मुसलमानों की पार्टी का इंटरव्यू है जहां पर 2 साल पहले ही वो बता रहे थे गुजरात में मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन देता हूं ओबीसी क्लास के अंडर। गुजरात में भी मिलता है। जाइए, मैं आपको सीधे से एक मैं फैक्ट चेक कर देता हूं, उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं। एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक तरफ जो है आप सबके लिए निजी कानूनों की बात करते हो। तो एक मैसेज सर, एक मिनट मैसेज किया जाता है। वो मैसेज जो है आप माने ना माने, लेकिन वो मैसेज शायद पहुंचा। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों का है। और यह बात उनके एक नहीं 2 वीडियो वायरल हुए इस चुनाव में। 2 वीडियो वायरल हुए जिसमें दूसरे वीडियो में वो कह रहे थे कि मैं अपनी इस बात पर अडिग हूं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएमओ की क्लैरिफिकेशन सर आप वो फिर बोला 2009 का उनका वीडियो। एक मिनट सर, आप 2009 के बाद कोई क्लैरिफिकेशन 2009 में मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि मैं इस बात पर अडिग हूं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आप अडिग भी रहते हैं, और उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी देते हैं। सवाल है एक मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद सवाल करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, देखिए जनता चाह रही कि आप और बोलें। नहीं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि देखिए मुद्दा जो है कुल मिलाकर वो बना कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस इस बात को स्वीकार करे न करे, कांग्रेस की इच्छा है। कांग्रेस में कंफ्यूजन था, कांग्रेस में तुष्टीकरण की नीति थी, और ये तमाम मुद्दे कांग्रेस को भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस डिस्कशन, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल जो है वो नतीजे हमारे सामने हैं।
आंकड़ों में फर्क है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन तमाम एग्जिट पोल्स के पोल ऑफ द पोल्स की बात कर रहे हैं, इन तमाम जो नतीजे आए उनके निचोड़ पे बात कर रहे हैं। मेरे साथ बड़ा पैनल है। प्रदीप, जल्दी से हमने कुछ महाराष्ट्र जैसा एक बड़ा राज्य जो है अब तक टच नहीं किया, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर हमने देखा अलाइनमेंट जो है वो बड़ी तेजी से हुए थे, पूरी तरह से बदल गई थी वहां तस्वीर। कुछ इम्पैक्ट? देखिए, मेरा महाराष्ट्र पे एक राय अलग है। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की 2019 के बराबर या उससे थोड़ी ज्यादा सीटें आ सकती है, क्योंकि 2014 और 19 में बीजेपी 24 और 25 सीटों पे लड़ी थी और 23 जीती थी। अभी 28 सीट पे बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी के सिर्फ और सिर्फ 3 या मैक्स 4 जगह जब कैंडिडेट के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। तो मैं, आप ये नोट करिएगा, बीजेपी 23 से ऊपर रहेगी महाराष्ट्र के अंदर। जो दिक्कत है वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर शिंदे फैक्शन के अंदर है, जहां उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ जहां एंटी इनकम्बेंसी है, पर वहां भी वो कल्याण में स्ट्रांग है। तो मोटा मोटा मुझे अशोक जी एनडीए 34 से नीचे जाती हुई नहीं दिख रही महाराष्ट्र में, और बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है महाराष्ट्र में 1 या 2 सीटों से। चलिए, ये प्रदीप का आंकलन है। मैं आखिरी बार जो है हमारे तमाम जो मेरे सहयोगी उनके पास जाता और उनसे ले लेता हूं। मैं सिर्फ ये बात जानने के लिए आपके पास आ रहा हूं, आपके हिसाब से आपका एग्जिट पोल क्या है? राजेश, एक से शुरू करते हैं। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? बीजेपी 300 के आसपास, 300 प्लस? मुझे लगता है कि 300 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा निश्चित तौर पर पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि वेव था, वेव नहीं था, हम उस झंझट में पड़ने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि जो साइलेंट वोटरों ने, चाहे वो महिला वोटर हो या फिर लाभार्थी, एक क्लास जो उभरा है देश में, जिसमें कि एक बड़ी भूमिका है, यानी बीजेपी का एक साइलेंट वोटर भी है। अतुल, साइलेंट वोटरों की एक बड़ी भूमिका है जो प्रधानमंत्री अतुल, जल्दी से आपका आखिरी कमेंट। मुझे लगता है कि 330 20 से 30 एनडीए को मैं मानूंगा, जो कि इतनी सीटें आ रही हैं। लेकिन ये फिर पिछली बार से तो कम हो गया है। पिछली बार से मुझे कम है। मुझे महाराष्ट्र से थोड़ा सा, चूंकि शिंदे, एकनाथ शिंदे को एज अ शिवसेना और अजीत पवार को एनडीए का हिस्सा, बीजेपी का सहयोगी, हाँ, वह महाराष्ट्र में वो मिला नहीं है। मुझे जहां से लगता है, जहां से, लेकिन ईस्ट से जो बढ़त मिल रही है वो जरूर आ रही है। उड़ीसा से बढ़त है, पश्चिम बंगाल से बीजेपी को अच्छा वहां पे, लेकिन एक चीज मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी का बनारस से लड़ना केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिए ही नहीं फायदा है, ये सीधे पूरे ईस्ट के लिए फायदा है। आप देखिए कि बिहार में और वेस्ट बंगाल तक, कोलकाता तक वो वेव जाती है। नरेंद्र मोदी का वो वेव जाती है। वाराणसी से लड़ना बंगाल तक बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाता है। असम तक, आप असम तक देख सकते हैं। आपका आखिरी कमेंट पहले। अशोक जी, मुझे लगता है कि इस बार, जैसे कि हमारे और भी साथी कह रहे हैं, सीटें पिछली बार से कुछ कम हैं, लेकिन सरकार बनाते हुए लग रहे हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ आज बड़ी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, जो आज भी उनको पूरी तरीके से, जैसे हम हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे, सैफुल्लाह जी भी कह रहे थे, कि 50% के वोट शेयर से ऊपर ले जाने में बहुत बड़ी मदद करता है। वो जो लाभार्थी का जो चंक है वो बहुत बड़ा। विनोद जी, आपका आखिरी कमेंट। अशोक जी, मैं अगर पर्सनल लाइफ में देखूं तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूं, मुझे इतने डेटा का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री मुझे सब दिन अच्छी रही है। और केमिस्ट्री में ये जानता हूं कि दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, आज नरेंद्र मोदी छोड़ के तीसरे टर्म के लिए शायद दुनिया में कोई पॉलिटिकल लीडर सक्सेस नहीं हुआ है, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी है और जो थर्ड टर्म के लिए जा रहा है, और इतना मास सपोर्ट है। और ये केमिस्ट्री जो नरेंद्र मोदी का है, वो एक क्रॉस इंडिया का, आप छोड़िए, पूरे दुनिया में शायद किसी डेमोक्रेटिक के साथ जो केमिस्ट्री है, लेकिन कम्युनिकेशन से है। वोटर्स के साथ जो केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें एक बात जो है, हमारे इन हाउस जो पैनलिस्ट हैं, वो ज्यादातर प्रदीप ने जो आंकड़ा बताया कि बढ़ता हुआ, वो उससे बहुत सहमत नहीं। और शायद इसका कारण जो है कि ये भी है कि एक पूरी ग्रुप है, एक पूरा, चाहे वो सोशल मीडिया पे और नेताओं का, वो लगातार दिखा रहा था कि बीजेपी पहले जैसा अच्छा नहीं कर रही। क्या उसका प्रभाव है प्रदीप? मेरे हिसाब से अशोक जी, जब जनता को जमीन पे काम दिखता है तो भले कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोले, कोई भी भले पत्रकार कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी कहे, जनता काम के लिए वोट करती है। सीधी गणित है, गरीब की जिंदगी में बेहतरी हुई है, मैंने ये जमीन पे। ओके, अक्कू जी। मैं तो ये मानता हूं कि साहब जो यूट्यूबर्स जो होते हैं, अच्छा उसने कहा कि साहब अच्छा किसको वोट क्या करोगी, तो कहने अरे हमको जो मकान दिए उसको देंगे। अच्छा उसको नहीं दोगे, महंगाई बढ़ा रहा है, जो जबरदस्ती बढ़ाते हैं उनको उसने मात किया। दूसरा ये सच है
कि बिजली पानी ऐसी चीजें देना एक वोट बैंक नया बनाता है। इस पे कई स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें बनी है, मान लेना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि संविधान, आरक्षण, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, सीरियस मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसको आप हवा में ऐसे ही उछालेंगे तो नहीं मुद्दा बनेगा। संविधान में कुछ था ही नहीं, जबरदस्ती आपने किताब 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 बर्बाद। राहुल गांधी हर जगह वो लाल किताब लेके जाते थे। तो वो लाल किताब जिसके पन्ने कुछ और होंगे, जिसमें डायरी के पन्ने हो, खाली पन्ने हो, नीले पन्ने हो, पीले पन्ने हो, लेकिन वो लाल किताब का एक ज्वर उन्होंने बनाने की कोशिश की, कुछ जगह बना भी कि अरे हमरा कुछ हमको जो मिल रहा है वो ना मिलिए कहा। तो वो जो भावना उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के आसपास जो अवध के इलाके में थी, वो निश्चित रूप से देखी गई। लेकिन यही भावना मध्य प्रदेश में क्यों नहीं देखी गई? यही भावना जो महाराष्ट्र में ज्यादा देखी जानी चाहिए, वहां क्यों नहीं दिखी? तमिलनाडु में नहीं दिखी वो। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि संविधान को लेकर के समझने की जो दिमागी जो वो होती है, या इतना पढ़ा लिखा आदमी जब नहीं होता, गरीब आदमी होता है, तो वो कुछ इस तरीके की बातों में आ जाता है। उसको वो बहुत ज्यादा सतह पर नहीं आ पाता। लेकिन अब देखिए उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा फर्क जो है एग्जिट पोल में जो है, पिछली बार बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 64 थी, वहां पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा। हालांकि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी 70 तक पहुंच सकती है। देखिए उत्तर प्रदेश में पिछली सबसे जो सशक्त गठबंधन था पिछली बार था, 37% से ज्यादा वोट दोनों गठबंधन को आए थे, लेकिन उन्होंने सीट जीती थी 15। विधानसभा चुनाव में 32.11% वोट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि एंटी बीजेपी टोटल कंसोलिडेट हुआ था समाजवादी पर, फिर भी नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में अब ऐसे ही हो गई है जैसे 1947 से बीच में 77 को छोड़ तक 84 तक कांग्रेस की रही है। लेकिन वो कारण अलग था। अब जो एक मैं फिर बोल रहा हूं, जो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हिंदुओं के अंदर हुआ है, वो कंसोलिडेट है अनेक राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश। लेकिन दो तीन बातें, एक चीज और मैं अगर उत्तर प्रदेश और असम की बात करें, वहां बीजेपी डबल इंजन की सरकार में पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश में देखिए इस बार के चुनाव में बिहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भी जो जातीय खेल हुआ है वो काम कर रहा है। ये कोई कहेगा कि जाति पर वोट नहीं हुई है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उसके आधार पर वोटिंग हुई है, इसलिए जीत हार की मार्जिन कम होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी जाति के आधार पर टिकट दिए हैं, उनके असर हैं वहां। दूसरी यह है कि इस बार अगर इस समय हिंदुत्व नहीं होता, राम मंदिर नहीं होता, तो जितना एंटी इनकम्बेंसी सांसदों के विरुद्ध है वहां, उसमें बीजेपी हार सकती थी चुनाव। केवल नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व और राम मंदिर, इस तीन चीज ने उत्तर प्रदेश और कई राज्य में बीजेपी को सहमत हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैक्टर की वजह से बच जाते हैं। और बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए लीडर, संगठन और आइडियोलॉजी चाहिए। आज की तारीख में बीजेपी के अलावा ये तीनों फैक्टर्स किसी के पास नहीं, किसी के पास दो है तो किसी के पास लेकिन टिकट जरा आगे से सोच समझ के देखो। मैंने अंतिम सवाल लोगों का रो के उन्होंने कहा कि चलो मोदी के लिए वोट डाल दे तो डाल देते, बेशक वो मैंने अंतिम गाली दे रहे थे कि हमारा सांसद तो कमीना है, वो मैंने अंतिम टिप्पणी धनंजय गिरी के लिए बचा के रखी, अंतिम टिप्पणी। लेकिन जल्दी से इधर से पहले आपकी टिप्पणी पर उसके बाद जी। एक्चुअली बीजेपी ने बहुत डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज भी किया है। अब बोला ना पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एंटी इनकम्बेंसी 134 कैंडिडेट्स को बदला है आउट ऑफ 303 303 में 109 को बदल लिया, ऑलमोस्ट 30 मोर देन 30%। लेकिन मांग अभी और ज्यादा बदलने की, तो डैमेज कंट्रोल बहुत सारे किया। इसके वजह से मान लो अब मध्य प्रदेश में डैमेज कंट्रोल करके बीजेपी ने दोबारा आई है ना सत्ता में, असेंबली में, छत्तीसगढ़ में, ये बीजेपी बहुत किया है। इसलिए बीजेपी मेरे तुलना में, मेरी आंकड़ा में क्या बोल रहे हैं, पिछले 19 से ज्यादा आएगा बीजेपी और एनडीए भी ज्यादा। ओके युवराज। देखिए अशोक जी, नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को बदल दिया है। केवल एक वोट बैंक है देश की राजनीति का, वो है लाभार्थी, और 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान, महिला। और आखिरी 10 सेकेंड, मुझे चिंता मेरे कांग्रेस के मित्रों की है जो 2019 में 52 सीट जीते थे, लेकिन उसमें से भी 19 सीटें ऐसी थी जहां वोट का विनिंग मार्जिन 5% से कम था। यदि वो भी बीजेपी ने खींच ली
तो क्या होगा ये प्रदीप बता नहीं, सकते लेकिन हैं ऐसी आपको? कुछ सीटें वो बीजेपी से भी छीनी 18 गई, राज्य में कांग्रेस को लेकिन नहीं, बीजेपी में भी कई सीटों का मार्जिन कम था। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। अब ये देखना है कि उसमें से कहीं 56 सीटें 20,000 सीटें हैं, 56 सीटें जो 20,000 से कम ज्यादा की हैं, जिसमें अगर जरा सा भी उलटफेर हो जाए तो 10 सेकंड का पॉइंट बोलूंगा अशोक जी। पहला तो ये पूरा चुनाव महिलाओं ने निर्धारित किया, और दूसरा आपको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, डीडी न्यूज पे अभी तक की सबसे बड़ी कवरेज जो है इतने भव्य रूप में आपने करी है ऑन द डे ऑफ एग्जिट पोल्स, अभी तक मैंने तो नहीं देखा, और आपकी पूरी टीम को इसके लिए थैंक यू हमारी पूरी। लेकिन निखिल, आपका आखिरी कमेंट कुल मिलाकर। पहले एक चीज कही थी जिसका मैं जवाब देना चाह रहा था कि जब 50% पे एक बार किसी पार्टी का वोट शेयर पहुंच जाए तो वो गैप क्लोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो जितने भी एग्जिट पोल आए कोई ये नहीं कह रहा कि बीजेपी का वोट शेयर 50% आ गया। ये सीटों के आंकड़े देख के हम 40-45% के करीब मान सकते हैं। इसमें उदाहरण मैं सिंपल सा ये देना चाहूंगा कि कांग्रेस का 1984 में 49% वोट शेयर था, और उसी के 7 साल बाद वो 49 से गिर के 47 था या 49 था, उससे गिर के वो 37 हो गया। ठीक है, बिहार का अगर आप स्पेसिफिक थोड़े रीसेंट एग्जांपल्स भी लें, 2004 में बिहार में कांग्रेस बीजेपी को 45% वोट शेयर मिला, 2009 में 45 से 14 हो गया। राजस्थान में 49 से 37 हो गया। तो वोट शेयर बढ़ते घटते रहते हैं, बीजेपी के भी बड़े हैं, घटे हैं। अशोक जी 10 सेकंड अशोक जी 10 सेकंड लेना चाहूंगा। उनको कन्वीनियंट है 2004 का कन्वीनियंट है। 4 में बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर डबल डिजिट की पार्टी थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर की सरकार नहीं थी। यूपी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी है। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 10 साल का स्टेट ट्रैक 4 में भी कांग्रेस से बीजेपी। अशोक जी 10 सेकंड चाहिए मुझे केवल, 10 सेकंड गिनके। सामने कोई ऐसा करिश्माई नेता नहीं है कि उस वोट शेयर को पलट सके। सबसे बड़ी बात यह है आपके सामने सब समय समय खत्म हो रहा है। धनंजय जी, एक बड़ा सवाल बार बार आ रहा है, बीजेपी ठीक है जीत रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी कैंडिडेट्स कुछ और, क्योंकि कई जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ गुस्सा था, नरेंद्र मोदी ने कई जगह डैमेज कंट्रोल कर दिया, कई जगह डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। तो अगर आप कैंडिडेट और अच्छे देते, जैसे राजस्थान में तो खुद बीजेपी के लोग दबी जबान में बोलते हैं कि 5-6 सीटें हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हमने कैंडिडेट अच्छे नहीं दिए। राष्ट्रपति दिनकर ने कहा है और क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ ना आता है। भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता ऐसा एलायंस, मोदी जी का ऐसा जनशक्ति नरेंद्र मोदी के पास व्यापक जीवन का परिभ्रमण, सुदूर अंतर्दृष्टि, आत्महंता आस्था और वो आत्मविश्वास के साथ जिस नेशन को जिस ढंग से लेकर के चल रहे हैं। मतलब आपने तय किया है किसी सवाल का उत्तर बीजेपी के पास सारे सवालों का एक ही जवाब है। आपने बहुत अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सारे पहले से पूछता हूँ, इस चुनाव में क्या फैक्टर था? एक चुनाव में एक फैक्टर मोदी था, दूसरा 2004 था। देश की जनता ये सोचती कह रही है, देश की जनता ये कह रही है कि तीसरी बार, चौथी बार, बारंबार भाजपा सरकार। चलिए, बारंबार का तो मैं नहीं कहता, बारंबार का चीजें जो डिसाइड करेंगे, समय खत्म हो गया। बारंबार का मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन ये तय है कि अब की बार यानी लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार, ये तय दिख रहा है। एग्जिट पोल के परिणाम लगभग एक जैसे हैं और वो फिर दिखा रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है। नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और नरेंद्र मोदी के कारण बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन 4 तारीख का भी इंतजार कीजिए, ये एग्जिट पोल थे और एग्जिट पोल जो होंगे, एग्जैक्ट नतीजे जो होंगे, वो डीडी न्यूज आपको सबसे सही, सबसे सटीक दिखाएगा। उस दिन भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का और मेरे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।